हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को टीवाई बीकॉम का सेमेस्टर 5 का जो कॉमर्स 5 सब्जेक्ट है, जिसको मार्केटिंग बोला जाता है, इसका पेपर पैटर्न क्या होगा और इस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है उसके टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ये पर्टिकुलर बैच जो है, इन्होंने 2 साल मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो है वो ऑनलाइन एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्जाम्स दिए हैं। तो किस तरीके से स्टडी करना है, किस तरीके से पॉइंट जो है उनको लर्न करके एक्सप्लेन करना है, या एग्जाम में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये जो कॉमर्स 5 सब्जेक्ट है जिसको मार्केटिंग बोलते हैं, उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो पेपर है ये 3 घंटे का होगा और इसके टोटल मार्क्स होंगे 100 मार्क्स, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1A जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। मल्टीपल चॉइस का मतलब क्या है, तो आपको एक फिल इन द ब्लैंक होगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ऐसे टोटल आपको 12 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन का 1 मार्क, तो 10 क्वेश्चन के 10 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 1B जो है वो ट्रू और फॉल्स होगा। यहाँ पे भी आपको 12 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 10 अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन का 1 मार्क और 10 क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, इनका नेचर सेम होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, A B C। उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन जो होगा वो 7.5 मार्क का मतलब 7.5 मार्क का होगा। तो 2 क्वेश्चन के 15 मार्क्स हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपको मॉड्यूल नंबर 1 में से आएगा। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा उसमें भी आपको 3 क्वेश्चन होंगे, A B C। और आपको उसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। और एक क्वेश्चन का 7.5 मार्क और 2 का 15 मार्क्स होगा। और ये क्वेश्चन जो मॉड्यूल नंबर 2 में से होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका मॉड्यूल नंबर 3 में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका मॉड्यूल नंबर 4 में से आएगा। सिक्स क्वेश्चन जो है वो आपका शॉर्ट नोट्स होगा, जहां पे आपको टोटल 6 शॉर्ट नोट्स होंगे, उसमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। ये शॉर्ट नोट जो होंगे वो सारे मॉड्यूल में से मिक्स आएंगे, मतलब कहीं से 2 आएगा, कहीं से 1 आएगा। तो इस तरीके से ये शॉर्ट नोट का क्वेश्चन होगा। और इसमें एक शॉर्ट नोट का 5 मार्क होगा और 4 शॉर्ट नोट के 20 मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का ये पेपर पैटर्न होता है। अभी यहाँ पे आप लोगों को ऐसे लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग मार्केटिंग सब्जेक्ट का सिलेबस देखोगे तो आपको पता ही होगा कि आपको टोटल 4 मॉड्यूल्स है और ये 4 मॉड्यूल का सिलेबस है। अभी यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हर एक मॉड्यूल जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 अटेम्प्ट करने हैं। उसमें 3 क्वेश्चन में का ए जो क्वेश्चन है वो आपका ये पार्ट में से आएगा, बी जो क्वेश्चन है वो आपका ये पार्ट में से आएगा, और सी क्वेश्चन जो है आपका ये पार्ट में से आएगा। फिर वापस से क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें का ए पार्ट जो है वो यहां से आएगा, बी पार्ट जो है वो यहां से आएगा, और सी पार्ट जो है यहां से आएगा। सेम मॉड्यूल नंबर 3 भी आप लोग देखोगे 3 पार्ट में डिवाइड है, तो 3 पार्ट में से आपको 3 क्वेश्चन आएंगे। और 4 में भी सेम आपका होगा। सो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा किस तरीके से पढ़ाई, सो यहाँ पे किस तरीके से ये मॉड्यूल्स पढ़ने हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन के आंसर जो है याद रखेंगे, उसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। सिर्फ आपको ये सिलेबस जो है पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सिलेबस बेस्ड होते हैं। सो आप लोग कोई भी बुक पढ़ो, लेकिन यहाँ पे सिलेबस में जो क्वेश्चंस दिए वो आपको पढ़ने हैं। तो मैं आपको कैसे पढ़ने हैं उसके बारे में बताता हूँ। सो आई होप आपको पेपर पैटर्न कैसा होगा, किस तरीके से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आएगा वो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप लोग याद रखना कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 जो है उसके अंदर आप लोगों को 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 मॉड्यूल नंबर 1 में से, 3 मॉड्यूल नंबर 2 में से, क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल नंबर 3 में से, क्वेश्चन नंबर 5 मॉड्यूल नंबर 4 में से आएगा। और वो किस तरीके से आएगा मैंने आपको बताया कि हर एक मॉड्यूल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर एक पार्ट में से आपको एक एक क्वेश्चन आएगा। अभी हम लोग हमारा मेन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर का शीट बनाया हुआ है, मतलब एक शीट है जिसके अंदर आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के पॉइंट्स मिलेंगे। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको मार्केटिंग का मीनिंग क्या है वो पता होना चाहिए।
सो मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं और कस्टमर को बेचते हैं, और वी सी टू इट दैट द कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, उसको मार्केटिंग बोलते हैं। मार्केटिंग का जो कोर होता है वो होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो आप प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को बेच रहे हो और कस्टमर वो प्रोडक्ट से हैप्पी होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ना है वो है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। नाउ फीचर्स ऑफ मार्केटिंग में आप लोग देखोगे कि मैंने यहाँ पे चार पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये चार पॉइंट आपको लिखने हैं और बाकी के जो चार पॉइंट्स है आप लोग यहाँ से इंपॉर्टेंस में से ले सकते हो। अब ये वो कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है जिसमें आपको सिस्टमैटिक प्रोसेस, आइडिया गुड्स एंड सर्विसेज, टारगेट मार्केट, ऑल परवेसिव, ये चार पॉइंट पढ़ने हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मतलब आप एक इफेक्टिव मार्केटिंग करते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं या उसके क्या फायदा होता है, तो वो आपको पढ़ना है। उसका मैंने शॉर्ट की यहाँ पे दिया हुआ है। शॉर्ट की क्या लिखा हुआ है, बी थ्री का मतलब क्या होता है, ब्रांड इमेज, ब्रांड लॉयल्टी, बेनिफिट टू स्टेक होल्डर्स। फिर है सी थ्री का मतलब क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कॉर्पोरेट इमेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ई थ्री का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल, एफिशिएंसी, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। और ओ टू का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। अभी आप लोग बोलोगे इतने सारे पॉइंट्स दिए हैं तो सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं क्या, तो नहीं। आपको यहाँ पे 7.5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बोला, तो आपको 7 से 8 पॉइंट लिखने हैं। सो आप 8 पॉइंट पकड़ के चलना। इसके लिए मैंने आपको क्या बोला, जब फीचर्स पढ़ोगे तो फीचर में ये 4 पॉइंट आने चाहिए, और बाकी के 4 पॉइंट आप लोग यहाँ से जो भी आपको याद रहता है वो लिख सकते हो। अगर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्वेश्चन आया तो ये 11 पॉइंट में से कोई भी 8 पॉइंट जो आपको याद रहते हैं वो आप लोग लिख सकते हो। आपको ये शॉर्ट की जो है वो याद रखनी है। फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको आ सकता है, वो है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ना फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग को किस तरीके से याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केटिंग में सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च किया जाता है। मार्केटिंग रिसर्च करके फाइंड आउट किया जाता है कि कस्टमर्स को कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा या कस्टमर की डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब मार्केटिंग रिसर्च में फाइंड आउट किया जाता है। मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे फाइंड आउट करते हो कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है या कस्टमर क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से आप लोग क्या करते हो, प्रोडक्ट को बनाते हो। उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिजाइन करना। फिर आप लोग प्रोडक्ट का कोई भी नाम या कोई भी लोगो रखते हो जिससे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिसको ब्रांडिंग बोलते हैं। सो ब्रांडिंग इज नथिंग बट क्रिएटिंग आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे आप लोग बोलते हो लक्स सोप है, या फिर मैगी नूडल्स है, या कैडबरी डेयरी मिल्क है, हर एक प्रोडक्ट का एक कुछ ना कुछ नाम रखा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांडिंग। सो ब्रांडिंग का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट का नाम रखना, या फिर आप लोग प्रोडक्ट को कोई भी सिंबल वगैरह दे सकते हो। जैसे कि नाइकी का एक सिंबल है, या मिंत्रा का या मैकडोनल्ड का एक सिंबल है, फिर ऑडी का सिंबल है। तो सिंबल से भी हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को पहचानते हैं। सो ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट की पहचान क्रिएट करना। क्योंकि प्रोडक्ट की पहचान क्रिएट होगी तब जाके लोग प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। एक बार प्रोडक्ट की पहचान क्रिएट होने के बाद में आप क्या करते हो, प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करते हो। ना प्राइस फिक्स करते समय आप अलग अलग चीजों को ध्यान में रखते हो, जैसे कि प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना था, प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, प्रोडक्ट की इमेज कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे चल रही है, ये सब चीजों को ध्यान में रख के आप लोग क्या करते हो, प्राइसिंग फिक्स करते हो। फिर आप प्रमोशन करते हो ना। व्हाट इज प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन। मतलब आप आपके प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को देते हो। क्योंकि आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा होने दो, फिर बाद में आपके प्रोडक्ट का प्राइस कितना भी रीजनेबल होने दो, लेकिन आप प्रमोशन नहीं करोगे तो आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग जानेंगे नहीं। तो लोगों को आप प्रमोशन के थ्रू क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हो। आप लोग देखते हो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो होते हैं उनके मूवीज जब रिलीज होने वाले रहते हैं तो वो अलग अलग रियलिटी शोज में वगैरह जाते हैं, या अलग अलग वो लोग स्टंट्स करते हैं, क्योंकि उनको अपने नई मूवी को क्या करना होता है, प्रमोट करना होता है। सो प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आप लोग क्या कर रहे हो, लोगों को उसके बारे में बता रहे हो। सब प्रमोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आप एडवर्टाइजिंग से प्रमोशन कर सकते हो, सेल्स प्रमोशन से प्रमोशन कर सकते हो, सेल्समैनशिप से प्रमोशन कर सकते हो, देन पैकेजिंग है, स्पॉन्सरशिप है। ये सब चीजें यूज की जाती है प्रमोशन के लिए। तो आपका ये पॉइंट याद रखना है कि प्रमोशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, और प्रमोशन किस तरीके से किया जाता है। अभी कम्युनिकेशन या प्रमोशन करने के बाद में आप क्या करते हो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट को बेचना। क्योंकि अल्टीमेट आप लोग ये जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका प्राइस डिसाइड कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, प्रोडक्ट को बेचने के लिए। प्रोडक्ट को आप अलग अलग तरीके से बेच सकते हो, जैसे कि आप प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हो, ऑफलाइन बेच सकते हो, डायरेक्टली बेच सकते हो, या फिर किसी इंटरमीडियरी के थ्रू बेच सकते हो। सो अलग अलग तरीके से आप आपके प्रोडक्ट को बेचोगे। अभी प्रोडक्ट को बेचने के बाद में आपका मार्केटिंग खत्म होता है क्या, तो नहीं।
प्रोडक्ट को बेचने के बाद भी आपका मार्केटिंग शुरू रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट को बेचने के बाद में आपको कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस देना होता है। जैसे कि सपोज आपने फ्रिज बेचा, अभी फ्रिज बेचने के बाद में आपको क्या आफ्टर सेल सर्विस देनी है, तो वो फ्रिज को कस्टमर के घर पे डिलीवर करना है, या अगर सपोज एसी वगैरह होगा तो उसका इंस्टॉलेशन करना है, वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका मेंटेनेंस देखना है, वो अगर खराब होता है तो उसको रिपेयर करके देना है कस्टमर को, इसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। बिकॉज बहुत सारे ऐसे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके लिए आफ्टर सेल सर्विस जो होती है काफी जरूरी होती है, तो कंपनी ने आफ्टर सेल सर्विस भी कस्टमर को देना चाहिए। और एक लास्ट आप लोग याद रख सकते हो, सीआरएम। सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, कस्टमर के साथ एक रिलेशन डेवलप करते हो। मतलब आप कस्टमर को आपके हाथ से जाने नहीं देना चाहते हो। आप अगर कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करोगे तो कस्टमर बार बार आपके पास आके आपके जो प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है उनको अवेल करेगा। अगर आपने कस्टमर के साथ रिलेशन नहीं मेंटेन किया तो फिर बाद में क्या होगा, कस्टमर वापस से आपके पास आएंगे नहीं। और हर एक मार्केटर चाहता है कि कस्टमर उनके पास बार बार आए। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्टअप कर सकते हो। जैसे कि प्रोडक्ट बेचने के बाद में कस्टमर को फोन करके आप बता सकते हो या पूछ सकते हो कि भाई आपको प्रोडक्ट कैसा लग रहा है करके। या फिर आप लोग कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के बाद में कुछ दिनों के बाद में उनको कॉल करके पूछ सकते हो कि सर आपको और कोई रिक्वायरमेंट है क्या। या फिर कस्टमर को आप अलग अलग आपके प्रोडक्ट की या ऑफर्स के बारे में बता सकते हो। तो इससे क्या होता है, कस्टमर के साथ एक रिलेशन डेवलप होता है। जैसे आप लोग देखते हो, आप अमेजोन से कुछ भी परचेस करते हो, फ्लिपकार्ट से कुछ भी परचेस करते हो, या डीमार्ट से कुछ भी परचेस करते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको एसएमएस करते हैं और आपको उनके नए नए ऑफर्स के बारे में बताते हो। दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो मार्केटिंग के अंदर ये सब काम होता है, इसको बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले आपने क्या किया, मार्केट रिसर्च किया। इससे आपको पता चला कस्टमर को क्या चाहिए, फिर आपने उसके हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया। फिर आपने प्रोडक्ट का नाम या सिंबल डिसाइड किया जिससे लोग वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया। फिर उसका प्रमोशन किया, प्रमोशन मतलब मैंने आपको बोला कम्युनिकेशन करना। फिर वो प्रोडक्ट का आपने डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेलिंग किया। सेलिंग के बाद में आफ्टर सेल सर्विस और फिर कस्टमर रिलेशनशिप। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग याद रख सकते हो। सो यहाँ पे देखो, आपको ये फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। और अगर आप लोग यहाँ पे सिलेबस देखोगे तो पार्ट 1 जो है उसके अंदर आपको वही पूछा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मतलब मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, फंक्शंस। ये जो क्वेश्चन है इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2A आने के चांसेस ज्यादा है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। किस तरीके से पढ़ना है मैंने आपको बताया। फीचर्स में यहां से ये 4 पॉइंट याद रखो कि मार्केटिंग सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। मतलब मार्केटिंग में सबसे पहले प्रोडक्ट को बनाया जाता है, फिर प्राइस डिसाइड किया जाता है, फिर प्रमोशन किया जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। देन मार्केटिंग आइडिया, गुड्स और सर्विसेज का होता है। मतलब आप गुड्स का भी मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे कोई बुक हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कोई भी एफएमसीजी हो सकता है। सर्विसेज मतलब बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। और आइडियाज का मतलब क्या होता है, सोशल इश्यूज। जैसे गवर्नमेंट सोशल इश्यूज को हाईलाइट वगैरह करते हैं, जिससे समाज के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हो और वो सोशल इश्यूज को हम लोग समाज में से बाहर निकाल सकते हैं। मार्केटिंग हमेशा टारगेट मार्केट को याद रख के किया जाता है। जैसे विम्बार है, सो विम्बार में जो हाउस वाइफ्स होते हैं उनको टारगेट किया जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल, तो आप लोग विम बार का ऐड देखोगे कि वहां पे किचन होता है, किचन के अंदर गंदे बर्तन होते हैं। फिर वो लेडी को टेंशन होता है कि वो बर्तन को मैं कैसे साफ करूं। फिर वो विम बार से वो बर्तन को साफ करते हैं और सारे बर्तन अच्छे से साफ होते हैं। सो यहाँ पे क्या किया गया है कि उन्होंने जो पूरा अपना मार्केटिंग कैंपेन बनाया है वो हाउस वाइफ्स को ध्यान में रख के उसके हिसाब से बनाया हुआ है। वही अगर आप लोग पेप्सी कोको कोला का एडवर्टीजमेंट देखते हो तो वो उसमें टारगेट किसको किया जाता है, यंगस्टर्स को। तो यंगस्टर्स के हिसाब से आप लोग देखते हो कि उसका जो प्रमोशन होता है उसके अंदर एक यंग जो कोई भी डायनामिक एक्टर वगैरह जो होते हैं उनको यूज किया जाता है, वो यहाँ से वहां स्टंट्स वगैरह करते हैं। और इस तरीके से यंगस्टर्स को प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है। सो मार्केटिंग हमेशा टारगेट मार्केट को ध्यान में रख के उसके हिसाब से डिजाइन किया जाता है। मतलब वो प्रोडक्ट, उसका प्राइस, उसका प्रमोशन करने का तरीका जो होता है वो टारगेट कस्टमर को ध्यान में रख के किया जाता है। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग सब जगह पे होता है। मतलब बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, सब जगह पे मार्केटिंग की जाती है। जैसे कि कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स वगैरह होते हैं, तो ये नॉन बिजनेस माना जाता है, लेकिन यहाँ पे भी मार्केटिंग किया जाता है। देखते हो आप लोग बहुत सारे कॉलेजेस जो होते हो अपने कोर्सेज के बारे में बहुत ज्यादा प्रमोशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ताकि कस्टमर्स को वो लोग अट्रैक्ट कर पाए, मतलब स्टूडेंट्स को वो लोग अट्रैक्ट कर पाए। तो इस तरीके से ये फीचर्स ऑफ मार्केटिंग के 4 पॉइंट यहां से याद रखना और 4 पॉइंट आप लोग इंपॉर्टेंस में से ले सकते हो। इंपॉर्टेंस कैसे पढ़ना है मैंने आपको बताया, B3, C3, E3, O2, इसमें से जो भी 8 पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं या याद रहते हो आप लोग रख सकते हो याद।
सो ये 3 क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ना ताकि आपका क्वेश्चन नंबर 2A जो है वो आपका वहां पे कवर हो जाए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। नाउ इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि मार्केटिंग किस तरीके से डेवलप होते गया, या पुराने टाइम पे कैसे मार्केटिंग होता था और अभी कैसे मार्केटिंग होता है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को ज्यादातर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके लिए हर एक जो कॉन्सेप्ट है उसका मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा है। जैसे एक्सचेंज कॉन्सेप्ट है, तो एक्सचेंज कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल होता था वो परचेज करते थे। फिर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस करते थे जो वाइडली अवेलेबल हो, मतलब सब जगह पे अवेलेबल हो और जिसका प्राइस कम हो। फिर आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ना प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में कस्टमर कौन से प्रोडक्ट को परचेस करते थे, तो जिनकी क्वालिटी अच्छी होती थी और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता था। फिर आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस करते थे जिसका एग्रेसिव प्रमोशन होता था, मतलब बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता था वो प्रोडक्ट को। तो ये सारे जो 4 कॉन्सेप्ट आप लोग देखोगे यहाँ पे कहीं पे भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कब से स्टार्ट हुआ? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है यहां से मार्केटर्स को पता चलने लग गया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केटिंग पर्पस। फिर आया सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है कि यहाँ पे 3 चीजों को बैलेंस किया जाता है: प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और सोशल वेलफेयर। मतलब बिजनेस ने प्रॉफिट तो कमाना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी करना चाहिए और उसके साथ साथ सोशल एक्टिविटीज भी करनी चाहिए। जैसे स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए डोनेशंस वगैरह देना, प्लांटेशन वगैरह करना। ये सब जो सोशल एक्टिविटीज है वो बिजनेस ने करना चाहिए। तो ये 3 चीजों को बैलेंस करना, उसको हम लोग बोलते हैं सोसाइटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। फिर आया रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि हमको हमारे सारे स्टेक होल्डर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स की वजह से हमारा बिजनेस चलता है। मतलब जैसे कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, एम्प्लॉयज हमारे यहाँ पे अच्छे से काम कर रहे हैं, सप्लायर्स हमको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स हम लोग को फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सारे स्टेक होल्डर बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस में भी क्या करना चाहिए? स्टेक होल्डर के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। उसके बाद में लास्ट है हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ना हॉलिस्टिक का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रहेंसिव, मतलब जो काफी सारी चीजों को इंक्लूड करता है। मतलब इसमें सिर्फ एक चीज नहीं होती है, तो काफी सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें 4 चीजों को इंक्लूड किया जाता है: इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आपको 4 पीस को प्रॉपर ब्लेंड करना है। मतलब आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए, प्राइस रिजनेबल होना चाहिए, प्रमोशन इफेक्टिव होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्रॉपर तरीके से करना है। इसको हम लोग को 4 पीस को प्रॉपरली ब्लेंड करना है, इसके लिए इसको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग बोला जाता है। फिर इंटरनल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग को हमारे एम्प्लॉयज को हैप्पी रखना है, क्योंकि एम्प्लॉयज को इंटरनल कस्टमर बोला जाता है। अगर एम्प्लॉयज हैप्पी होंगे तो डेफिनेटली वो लोग क्या करेंगे? अच्छे से काम करेंगे, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएंगे और हमारे जो एक्सटर्नल कस्टमर्स है उनको हम लोग हैप्पी कर पाएंगे। सो इंटरनल मार्केटिंग मतलब क्या होता है कि हमारे इंटरनल कस्टमर मतलब एम्प्लॉयज को हमको क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। रिलेशनशिप मार्केटिंग मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यू हैव टू मेंटेन रिलेशनशिप विथ एवरीवन। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो इस तरीके से हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग के अंदर ये 4 चीजों को जो है वो ब्लेंड किया जाता है या इंक्लूड किया जाता है और मार्केटिंग किया जाता है। सो देखो किस तरीके से मार्केटिंग जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते गया है। मतलब पहले कस्टमर जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होता था उसको परचेस करते थे। फिर धीरे 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 मार्केटिंग में चेंजेस होते गए। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये जो एक्सचेंज कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है और सेलिंग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान नहीं देते थे, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता था। फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से कस्टमर सेटिस्फेक्शन आ गया, मतलब अभी कंपटीशन बढ़ गया था और उसकी वजह से कस्टमर हैप्पी होने चाहिए, इसके ऊपर मार्केटर ज्यादा फोकस करने लग गए। फिर आया सोसाइटल कॉन्सेप्ट, इसके अंदर प्रॉफिट प्लस कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्लस सोशल वेलफेयर, ऐसे 3 चीजों को ब्लेंड किया गया। फिर रिलेशनशिप मार्केटिंग और फिर हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो आपको हर एक जो कॉन्सेप्ट है उसका मीनिंग याद रखना है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसका आंसर लिख पाओगे। तो ये क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ पढ़ के जाना है कि भाई अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है उसके अंदर क्या क्या होता था, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किस तरीके से मार्केटिंग किया जाता था। देन कम्स इज योर ट्रेडिशनल मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग क्या होता है, पहले हम लोग ये देखते हैं, इसके ऊपर आपको डिस्टिंग्विश जो है वो सिर्फ एक बार देख के जाना है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस किया जाता था और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में क्या होता था कि बिजनेस की स्ट्रेटेजी को ध्यान में रख के उसके हिसाब से मार्केटिंग किया जाता था।
जैसे सपोज हम लोग मर्जर कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, या बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या है वो ध्यान में रख के उसके हिसाब से प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस ये डिसाइड किया जाता था, उसको स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग बोला जाता है। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सिर्फ कस्टमर सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस किया जाता था, और स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग जो है उसके अंदर स्ट्रैटेजी को ध्यान में रख के उसके हिसाब से मार्केटिंग डिजाइन की जाती थी, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस किया जाता था, वो आपको याद रखना है। इसके बाद के जो पॉइंट्स है डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए, वो आप लोग यहां से ले सकते हो फंक्शन में से। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको नेगेटिव लिखना है बिकॉज वो पुराने जमाने का मार्केटिंग होता था, और स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग में सब आपको पॉजिटिव लिखना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मार्केटिंग रिसर्च का पॉइंट है, तो ये मार्केटिंग रिसर्च आप लोग यहाँ पे पॉइंट लिखोगे, और यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर हार्डली इन्वेस्ट किया जाता था, मतलब ज्यादा मार्केटिंग रिसर्च नहीं किया जाता था, कस्टमर को क्या चाहिए वो फाइंड आउट नहीं किया जाता था। और स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग में मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेंड किया जाता था, या बहुत सारा उसके ऊपर खर्चा किया जाता था, वो आपको याद रखना है। फिर सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्ट डिजाइन। सो यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में प्रोडक्ट डिजाइन करते समय रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया जाता था, और उतना ज्यादा अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने के ऊपर एम्फोसिस नहीं किया जाता था। स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अच्छे प्रोडक्ट जो है वो बना के कस्टमर को ऑफर किए जाते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा प्राइसिंग के बारे में। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, प्राइस जो होता था वो कॉस्ट ओरिएंटेड होता था, मतलब कॉस्ट जितना होगा उसके हिसाब से प्राइस चार्ज किया जाता था, और ज्यादातर हाई प्राइस चार्ज किए जाते थे। और स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग में क्या होता था, प्राइस जो होता था मार्केट ओरिएंटेड होता है, और यहाँ पे प्राइस जो होता था वो थोड़ा रीजनेबल चार्ज किया जाता था। फिर है प्रमोशन। नाउ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में प्रमोशन के लिए बहुत ही कम एलिमेंट्स यूज किए जाते थे, या ज्यादा प्रमोशन के ऊपर एम्फोसिस नहीं किया जाता था, लेकिन स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग जो है इसके अंदर काफी ज्यादा प्रमोशन जो होता था वो किया जाता था। देन आफ्टर सेल सर्विस। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आफ्टर सेल सर्विस जो है इतनी ज्यादा अच्छी नहीं प्रोवाइड की जाती थी, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग के अंदर आफ्टर सेल सर्विस काफी ज्यादा अच्छे से प्रोवाइड की जाती थी। देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग के अंदर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, और स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग के अंदर कस्टमर रिलेशनशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये सारे जो पॉइंट्स है वो आपको थोड़ा सा नेगेटिव या कम इंपॉर्टेंस दिया जाता था, ऐसे लिखना है, और स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग के अंदर ये सब चीजें जो है उसके ऊपर ज्यादा एम्फोसिस किया जाता था, या पॉजिटिव तरीके से दिखाना है। ओके, सो इस तरीके से डिस्टिंग्विश जो है वो आप लोगों को याद रखना है। फंक्शंस के जो पॉइंट्स है उसको लेके आप लोग ये डिस्टिंग्विश बिटवीन याद कर सकते हो। सो ये हमारा यहां तक। इसके बाद में ये जो तीन क्वेश्चंस है, मार्केटिंग रिसर्च, एमआईएस और डेटा माइनिंग, इसका सिर्फ मीनिंग आपको समझ के जाना है, क्योंकि इनकेस अगर इसके ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव आता है तो आप लोग उसको आंसर कर पाओगे ना। मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, तो हमेशा याद रखना मार्केटिंग रिसर्च मतलब कोई भी ना मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, तो मार्केटिंग रिसर्च याद रखना कि कोई भी मार्केटिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए मार्केटर्स क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे उनका सेल्स कम क्यों हो रहा है, या प्रोडक्ट के बारे में या प्राइस के बारे में कस्टमर्स क्या सोचते हैं। तो ये कोई भी प्रॉब्लम जब आता है तभी मार्केटर क्या करते हैं, उसका डेटा कलेक्ट करते हैं कस्टमर के पास से या मार्केट में से, और फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, और फिर वो प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। सो मार्केटिंग रिसर्च की वजह से क्या किया जाता है, जो भी मार्केटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं उनको सॉल्व किया जाता है, या उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है, उसको मार्केटिंग रिसर्च बोला जाता है। सो मार्केटिंग प्रॉब्लम, डेटा कलेक्शन करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सबको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग रिसर्च। ऐसा मीनिंग याद रखना। फिर एमआईएस क्या होता है, सो एमआईएस का फुल फॉर्म है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी एमआईएस मतलब क्या है, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपको सबको पता है कि अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम लोग टैली ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उसी तरीके से मार्केटिंग के लिए एमआईएस ये सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। नौ सॉफ्टवेयर की वजह से आपको पता है कि आपका काम जो होता है काफी इजी होता है। जैसे कि सपोज आपको अकाउंट लिखना है, तो अकाउंट लिखने के लिए अगर आप लोग मैनुअली अकाउंट बनाते जाओगे तो वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और उसमें मिस्टेक्स वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसकी वजह से आजकल क्या किया जाता है, टैली को यूज किया जाता है, और टैली की वजह से क्या होता है, आपका काम जो होता है फास्ट होता है।
कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इजीली अवेलेबल होती है, क्विकली अवेलेबल होती है, और डिसीजन लेना काफी इजी होता है। सेम तरीके से मार्केटिंग के अंदर एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है जिसको एमआईएस बोला जाता है, जिसके अंदर आपके पास कितने प्रोडक्ट्स है या वो प्रोडक्ट का कितना सेल्स हो रहा है, तो वो सब इंफॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मिलता है। सो सिस्टम का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर। कहीं पे भी आप लोग जाते हो तो अगर सपोज उनका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम डाउन है। तो सिस्टम डाउन है मतलब उनका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। सो सिस्टम का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर। तो इतना ही याद रखना कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये एक सॉफ्टवेयर है जो मार्केटिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। और ये सॉफ्टवेयर के वजह से मार्केटर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्विकली मिलता है, और मार्केटर को मार्केटिंग के रिलेटेड डिसीजन लेना काफी इजी होता है। जैसे कि उनको पता चलेगा कौन से प्रोडक्ट का सेल ज्यादा हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट का कम सेल हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट को मार्केट में से विड्रॉ करना चाहिए, या कौन से प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग को ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो सारे जो मार्केटिंग के डिसीजन लेने में एमआईएस जो होता है मार्केटर को हेल्प करता है। तो आपको याद रखना है कि एमआईएस क्या है? एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर। और थर्ड कॉन्सेप्ट है डेटा माइनिंग। नाउ डेटा माइनिंग में आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखने, एक तो डेटा वेयर हाउसिंग और डेटा माइनिंग। वेयर हाउसिंग मतलब आपको पता है स्टोर करना। मतलब यहाँ पे मार्केटर्स क्या करते हैं? कस्टमर के डेटा को स्टोर करते हैं। और माइनिंग का मतलब क्या होता है? वो डेटा को बाहर निकालना और उसको मार्केटिंग के लिए यूज करना। अभी मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग अमेजोन से शॉपिंग करते हो, आप लोग पहले बिग बाजार से शॉपिंग करते थे, या कहीं से भी आप लोग शॉपिंग करते हो, तो वो लोग क्या करते हैं? आपसे आपका फोन नंबर जो होता है उसकी डिमांड करते हैं। जैसे आप अमेजोन पे शॉप कर रहे हो तो आपको पहले वो फोन नंबर मांगते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो वो लोग क्या करे? आपके पास से फोन नंबर ले रहे हैं। इवन आप बिग बाजार में जाते थे शॉपिंग करने के लिए, तो वहां पे बिग बाजार वाले क्या करते थे? जब हम पेमेंट करने के लिए जाते थे तो हमसे फोन नंबर मांगते थे। वो फोन नंबर की वजह से क्या होता है कि वो लोग हमारा जो इंफॉर्मेशन है उनके सिस्टम के अंदर फीड करके रखते हैं कि ये हमारा एक कस्टमर है करके। फिर कुछ दिनों के बाद में आप लोग देखते हो आपको बिग बाजार के मैसेजेस आना शुरू हुए रहेंगे, या अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के मैसेजेस आने शुरू हुए रहेंगे। तो यहाँ पे वो लोग ने क्या किया? पहले आपसे आपका डेटा लिया, जिसको डेटा वेयर हाउस बोलते हैं। तो मार्केटर जब कस्टमर के पास से उनका डेटा लेते हैं तो उसको डेटा वेयर हाउस बोलते हैं। फिर बाद में मार्केटर क्या करता है? उनके जो भी ऑफर्स होते हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए उस पर्टिकुलर कस्टमर को एसएमएस वगैरह भेजते हैं या कभी कोई कॉल वगैरह करते हैं, और कस्टमर्स को टारगेट किया जाता है। जैसे कि सपोज अमेजोन ने एक दिन में 1000 कस्टमर का जो फोन नंबर है वो कलेक्ट किया। नेक्स्ट वीक में अमेजोन का एक कोई सेल्स निकला कि उनके पास जो कपड़े जो है उसके ऊपर 20% डिस्काउंट है, तो वो लोग क्या करेंगे? उनके कस्टमर्स को एसएमएस भेजेंगे कि कपड़ों के ऊपर 20% डिस्काउंट है। अभी 1000 कस्टमर को उन्होंने मैसेज भेजा, तो एटलीस्ट उसमें से 100 कस्टमर तो रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब 100 कस्टमर आके तो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो इस हिसाब से अमेजोन ने क्या किया? कस्टमर का पहले डेटा कलेक्ट किया, और वो डेटा को यूज करके कस्टमर को उन्होंने क्या किया? एसएमएस भेजा और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में या ऑफर के बारे में इन्फॉर्म किया, और कस्टमर ने उनके पास से वो प्रोडक्ट को परचेस किया। उसको बोलते हैं डेटा माइनिंग करना। सो आपने पहले डेटा वेयर हाउस किया और फिर बाद में आपने क्या किया? डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, बाहर निकाला, यूज किया, उसको बोलते हैं डेटा माइनिंग करना। तो इस तरीके से हर एक मार्केटर क्या करते हैं? हमारे पास से हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है वो कलेक्ट करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन को यूज करके हमको उनके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं और हमको टारगेट करते हैं। उसको डेटा माइनिंग बोला जाता है। इस तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है उसका मीनिंग पता होना बहुत जरूरी, क्योंकि मीनिंग पता होगा तो कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर आपको आएगा तो आप लोग उसको आंसर कर पाओगे। तो फिर आपको वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो आपको ये तीन जो कॉन्सेप्ट्स है, जैसे मार्केटिंग रिसर्च क्या है, एमआईएस क्या है और डेटा माइनिंग क्या है, उसका मैंने आपको मीनिंग बताया। तो अभी कैसे भी सेंटेंस अगर आएगा तो आप लोग आंसर को इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो इसमें सिर्फ आप लोग ये कॉन्सेप्ट्स को याद रखना। फिर बाद में कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट सेगमेंटेशन और सीआरएम। अभी कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट सेगमेंटेशन, ये क्वेश्चन को आपको डिटेल में पढ़ना होगा। कंज्यूमर बिहेवियर में आपको फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर याद रखना है, और मार्केट सेगमेंटेशन में आपको बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन याद रखना है। ना कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब हम लोग परचेस करते हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है। जैसे हमको मोबाइल परचेस करना है, तो सबसे पहले हमारी नीड अराइज होती है कि मुझे मोबाइल परचेस करना है। फिर हम लोग क्या करेंगे? मोबाइल्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। आजकल तो इंटरनेट है, तो इंटरनेट पे आप लोग इजीली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। आपके फ्रेंड से पूछोगे, आपके बड़े भाई बहन या नेबर से पूछोगे, किसी शॉप में जाके इंक्वायरी करोगे। फिर आप उसमें से दो तीन मोबाइल फोन को शॉर्टलिस्ट करोगे और उसमें कंपैरिजन करोगे कि कौन से मोबाइल फोन आपके बजट में होगा और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। और फिर आप लोग जाके वो मोबाइल फोन को परचेस करेंगे। इसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर।
कोई भी प्रोडक्ट जब हम लोग परचेस करते हैं तो ये स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं। पहले हम लोग नीड आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम लोग प्रोडक्ट की जानकारी कलेक्ट करते हैं, फिर उसमें से हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हम लोग परचेस कर सकते हैं या कौन से ब्रांड का परचेस कर सकते हैं, और फिर हम लोग फाइनली वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। सो ये जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड होता है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो द क्वेश्चन इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो उसमें कुछ मार्केटिंग फैक्टर्स है, कुछ पर्सनल फैक्टर्स है, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है और कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स है। नाउ मार्केटिंग फैक्टर्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। प्रोडक्ट, नाउ प्रोडक्ट के हिसाब से कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है वो अलग अलग होता है। कुछ कस्टमर जो होते हैं उनको हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगते हैं। कुछ कस्टमर्स है जो थोड़ा सा मॉडरेट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होंगे तो वो परचेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट के क्वालिटी के हिसाब से या प्रोडक्ट के हिसाब से कंज्यूमर का बिहेवियर अलग हो रहा है। कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को मॉडरेट क्वालिटी भी अच्छी लग सकती है। प्राइस के बारे में, कुछ कस्टमर जो होते हैं उनको हाई प्राइस भी चल सकता है, और कुछ कस्टमर जो उनको मॉडरेट, और कुछ कस्टमर्स को लो प्राइस ही अच्छा लगता है। सो प्राइस के हिसाब से कंज्यूमर बिहेवियर अलग हो रहा है। सपोज कस्टमर प्राइस सेंसिटिव बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो कस्टमर वो प्रोडक्ट को नहीं परचेस करेंगे, तो कस्टमर का बिहेवियर वहां पे चेंज हो रहा है। प्रमोशन, प्रमोशन किस तरीके से किया जा रहा है उसके ऊपर भी कस्टमर का बिहेवियर जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। मतलब उनको प्रमोशन अगर इफेक्टिव लगे, कन्विंसिंग लगे तो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि सपोज कुछ कस्टमर जो है वो जॉब पे रहते हैं, काफी ज्यादा टाइम उनका जॉब पे जाता है, तो उनको कहीं पे भी स्टोर में जाके परचेस करना पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसे कस्टमर्स क्या करेंगे, ऑनलाइन चीजों को परचेस करेंगे। कुछ कस्टमर्स होते हैं उनको ऑनलाइन परचेस करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, या उनको वो शॉप में जाके शॉपिंग करना अच्छा लगता है, तो वो लोग क्या करेंगे, ऑफलाइन जाके या स्टोर में जाके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे भी कस्टमर बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है। कुछ कस्टमर ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं, कुछ कस्टमर ऑफलाइन परचेस कर रहे हैं। सो इन मार्केटिंग फैक्टर्स के ऊपर कंज्यूमर बिहेवियर डिपेंड करता है। सेम तरीके से पर्सनल फैक्टर, ना पर्सनल फैक्टर मतलब एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन। एज के हिसाब से आप लोग देखते हो जैसे कि हमको फुटवेयर परचेस करना है, शूज वगैरह परचेस करना है, तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आपको पता है वो पॉम पॉम वाले शूज होते हैं जो थोड़े कलरफुल होते हैं, उसमें थोड़ा सा लाइट जैसा वगैरह होता है, तो वो उनको अच्छा लगता है। फिर आप जो टीन एजर्स वगैरह होते हो तो आप लोगों को थोड़े अलग अलग स्टाइलिश या थोड़े से ऐसे डार्क कलर वगैरह जो होते हैं या थोड़े से ऐसे मॉडर्न जो होते हैं वो फुटवेयर परचेस करना अच्छा लगता है। वही मिडिल एज वाले होते हैं तो थोड़ा सा वो लोग क्या करते हैं, जो फॉर्मल वगैरह फुटवेयर जो होते हैं जो ऑफिस में वगैरह वो लोग यूज कर सकते हैं, ऐसे फुटवेयर को प्रीफर करते हैं। वही अगर ओल्ड एज वाले देखेंगे तो थोड़े से सोबर वगैरह जो होते हैं ऐसे फुटवेयर परचेस करेंगे। तो एज के हिसाब से कस्टमर बिहेवियर जो है वो चेंज होते जा रहा है। या सपोज आपको जीन्स परचेस करना है तो आपका जीन्स परचेस करने का बिहेवियर अलग होगा, आपके पापा का अलग होगा, आपके दादा का अलग होगा। सो एज के हिसाब से कस्टमर बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जेंडर ऑब्वियसली, मेल के जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स होंगे वो अलग होंगे, फीमेल्स के जो होंगे वो अलग होंगे। जैसे किंडर जॉय है, सो पिंक कलर का किंडर जॉय गर्ल्स के लिए, ब्लू कलर का किंडर जॉय बॉयज के लिए। तो इस हिसाब से कस्टमर का बिहेवियर जो है वो जेंडर के हिसाब से भी चेंज होता है। एजुकेशन, हाईली एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो बुक्स परचेस करते हैं, या हेल्थ के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज्यादा परचेस करते हैं। तो और वो लोग प्रोडक्ट परचेस करते समय उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह ये सब चीजें चेक करके परचेस करते हैं। वही अगर लेस एजुकेटेड रहेंगे तो वो लोग ज्यादा बुक्स वगैरह परचेस नहीं करेंगे, या डाइट वगैरह जो होता है वो सब चीजों को नहीं देखेंगे, वो ऐसे ही प्रोडक्ट को रैंडमली पिकअप करेंगे जो उनके बजट में आता है। सो एजुकेशन के हिसाब से भी कस्टमर का बिहेवियर जो होता है वो अलग अलग होता है। और इनकम के हिसाब से, जैसे टाइड है तो टाइड का प्राइस थोड़ा कम होता है, रिन है तो उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली जो हाई इनकम वाले होंगे वो लोग रिन को परचेस करेंगे, एरियल को परचेस करेंगे, और जो थोड़े से मिडिल इनकम वाले वगैरह होंगे वो लोग टाइड को परचेस करेंगे। तो यहाँ पे भी इनकम के हिसाब से कंज्यूमर बिहेवियर जो चेंज होते जा रहा है। सेम तरीके से साइकोलॉजिकल फैक्टर और सिचुएशनल फैक्टर्स आप लोगों को याद रखना है। अगर इसका डिटेल आंसर आपको चाहिए तो मेरे चैनल के ऊपर ही आप लोगों को TY BCom सेमेस्टर 5 मार्केटिंग का एक प्लेलिस्ट दिखाई देगा, उसके अंदर आप लोगों को ये पूरा जो आंसर है उसको आप लोगों को वीडियो फॉर्म में आप लोगों को लेक्चर मिलेगा, तो आप लोग उसको सुन सकते हो। यहाँ पे टोटल 6 फैक्टर्स दिए हुए हैं, आप लोग कोई भी 4 अगर लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको आपको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, और पॉसिबल होगा तो एग्जाम्पल्स वगैरह लिखना है। ये आंसर्स काफी लेंदी होते हैं तो आप लोगों को थोड़ा कट शॉर्ट करके उसको टाइम मैनेजमेंट करके लिखना है। सेम तरीके का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केट सेगमेंटेशन। नाउ सबसे पहले मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, मार्केट को डिवाइड करना। मतलब आप हर एक प्रोडक्ट को हर एक मार्केट में नहीं बेच सकते हो। जैसे आप फुटवेयर बना रहे हो, आप कपड़े बना रहे हो, आप ज्वेलरी बना रहे हो,
या कोई भी प्रोडक्ट जब आप लोग बनाते हो तो हर एक प्रोडक्ट हर एक मार्केट में नहीं बिक सकता है। जैसे एक ही तरीके का फुटवेयर आप लोग बच्चों के लिए भी, ओल्ड एज के लिए भी, मिडिल एज के लिए भी, ऑफिस गोइंग लोगों के लिए भी, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए नहीं बना सकते हो। आपको सबके लिए अलग अलग जो है वो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग जब भी कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको मार्केट सेगमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। जैसे आप अगर सपोज कपड़े बेच रहे हो, तो कपड़े बेचने के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम के हिसाब से मार्केट को डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब कुछ कपड़े ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास लोगों को परवड़े, कुछ ऐसे कपड़े होंगे जो अपर क्लास वालों को परवड़ना चाहिए, कुछ कपड़े ऐसे होंगे जो मेल के हिसाब से होंगे, कुछ कपड़े ऐसे होंगे जो फीमेल के हिसाब से होंगे। तो आप लोग कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हो या मार्केटिंग करते हो तो आपको मार्केट को डिवाइड करना है और उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर करना है। एक ही प्रोडक्ट अगर आप सबको देने की कोशिश करोगे तो आपका वो प्रोडक्ट जो फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। सो हर एक कंपनी क्या करती है, कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लाती है तो वो कस्टमर के हिसाब से वो प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। मतलब अलग अलग कस्टमर को वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट ऑफर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको मीनिंग याद रखना है, सेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, आपका जो मार्केट है जो हिट्रोजीनियस है, जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स है या मिक्स कस्टमर्स है, उसको आपको क्या करना है, अलग अलग करके आपको होमोजीनियस कस्टमर्स मतलब एक ही जैसे कस्टमर्स ग्रुप बनाना है उसका। जैसे मैंने ग्रुप बनाया यंगस्टर्स, मिडिल एज और ओल्ड एज। अभी यंगस्टर्स के लिए मैं अलग फुटवेयर बनाऊंगा, मिडिल एज के लिए अलग फुटवेयर बनाऊंगा और ओल्ड एज के लिए मैं अलग फुटवेयर बनाऊंगा। तो मैंने ऐसा मार्केट सेगमेंटेशन किया। अभी मार्केट सेगमेंटेशन किस बेसिस पे आप कर सकते हो उसके बारे में क्वेश्चन है। तो पहला जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, मतलब जियोग्राफिक एरिया पे आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हो। जैसे लोकेलिटी है, सो लोकेलिटी में आप मार्केट को कैसे डिवाइड करोगे, तो मुंबई आपको पता है, तो मुंबई में दो हिस्से कर सकते हो आप लोग की, टाउन साइड और मुंबई सबर्बन। मतलब जैसे कि हम लोग बोल सकते हो दहीसर से बांद्रा और बांद्रा से फिर चर्चगेट, ऐसे दो हमारे अलग अलग मार्केट हमने बनाए, जहां पे आप लोग सबर्बन मुंबई में अलग प्रोडक्ट ऑफर करोगे और टाउन साइड आप अलग प्रोडक्ट ऑफर करोगे। या फिर वेस्टर्न मुंबई, सेंट्रल मुंबई, दोनों जगह पे आप क्या करोगे, अलग अलग प्रोडक्ट ऑफर करोगे। तो आप लोकेलिटी वाइज मार्केट को डिवाइड कर सकते हो। अर्बन एंड रूरल, तो आप एक प्रोडक्ट जो अर्बन एरिया के लिए बनाओगे, एक प्रोडक्ट जो है वो रूरल एरिया के लिए बनाओगे। जैसे आप बाइक बना रहे हो तो अर्बन एरिया के लिए अलग बाइक, रूरल एरिया के लिए अलग बाइक। क्योंकि रूरल एरिया में आप लोग अगर कोई डेलिकेट बाइक वगैरह बेचने के लिए जाओगे तो आपको वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां के जो रोड की कंडीशन होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। तो आप लोग वहां के लिए अलग ऐसे स्टर्डी बाइक बनाओगे, और अर्बन एरिया के लिए आप लोग थोड़ा सा अलग टाइप का बाइक बनाओगे। फिर रीजन, रीजन में आप लोग महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला, पंजाब, राजस्थान, इस तरीके से आप मार्केट को डिवाइड करोगे और उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को बना के वहां पे अलग अलग रीजन में बेचोगे। जैसे आप मसालों का बिजनेस कर रहे हो, तो अगर सपोज महाराष्ट्र के लिए आप लोग अलग मसाले बना रहे हो तो उसका प्रमोशन जो है वो महाराष्ट्र को टारगेट करके करोगे। सेम तरीके से पंजाब, गुजरात वगैरह ऐसे। सो आप लोग यहाँ पे आपको मार्केट को क्या कर सकते हो, रीजन के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हो। नेशंस का मतलब क्या होगा, कंट्री वाइज, जैसे इंडिया है या चाइना है, अमेरिका है, तो इस तरीके से आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। तो जोग्राफिक सेगमेंट, तो जोग्राफिक सेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, जोग्राफिक एरिया वाइज आप लोग मार्केट को कैसे डिवाइड कर रहे हो। डेमोग्राफिक में एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, मतलब एज में आप लोग क्या करोगे, यंगस्टर्स, फिर बाद में मिडिल एज, ओल्ड एज, इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, मार्केट को डिवाइड करके तीनों को आप अलग अलग प्रोडक्ट दोगे। जेंडर में आप मेल और फीमेल ऐसे मार्केट को डिवाइड करके मेल के लिए अलग प्रोडक्ट, फीमेल के लिए अलग प्रोडक्ट। इनकम में अपर इनकम, मिडिल इनकम, लोअर इनकम। एजुकेशन में हाईली एजुकेटेड, लेस एजुकेटेड। तो इस तरीके से मार्केट डिवाइड करने की वजह से क्या होगा, आप लोगों को पता चला कौन से मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट बेचना है। अभी इसका भी आंसर अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को डिटेल इसका जो आंसर है वो मिलेगा। यहाँ पे भी आप लोगों को टोटल 5 जो है वो बेसिस दिए हैं, उसमें से कोई भी 4 अगर आप लोग करोगे और उसको एक्सप्लेन करोगे विद एग्जांपल तो आपको ये आंसर हो सकता है। तो ये दो क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2C में आ सकता है। सीआरएम मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सीआरएम में आप लोग क्या करते हो, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करते हो। तो सीआरएम का मीनिंग थोड़ा सा याद रखना। और आपको एक मार्केट टारगेटिंग का क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट्स में, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में। इसका आंसर जो है वो आप लोगों को मेरे जो डिटेल वीडियो मैंने मेरे चैनल पे दिया उधर आप सुन सकते हो कि सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन क्या होता है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्या होता है, तो आप लोग वहां पे देख लेना। तो इस तरीके से आपको ये फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो याद रखना है। मैं वापस से रिपीट करता हूं, आपको फर्स्ट मॉड्यूल में फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ना है। जो आपको ये तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2A में आएगा।
बाकी आपको इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग में आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट्स एक बार देख के जाना है, ध्यान में रख के जाना है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग जो है, इसका डिस्टिंग्विश मैंने आपको बताया कि शॉर्ट में कैसे, अगर इनकेस आया तो आपको कैसे याद रखना है मैंने आपको बताया, तो ज्यादा कुछ यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद में मार्केटिंग रिसर्च, एमआईएस और डेटा माइनिंग, इसके आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ के जाने हैं, मीनिंग समझ के जाने हैं, ताकि अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप लोग उसको आंसर कर पाओगे। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। देन कंज्यूमर बिहेवियर के फैक्टर्स और मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2C में आ सकता है, तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं। और फिर मार्केट टारगेटिंग आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो वो आपको थोड़ा सा एक बार देख के जाना है। तो इस तरीके से आपने ये 3 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं, और ये जो कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट सेगमेंटेशन, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। और प्लस अगर इसमें से आप लोगों को कोई भी शॉर्ट नोट में आया तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज मैंने आपको क्या बोला, शॉर्ट नोट में आपको सारे मॉड्यूल में से क्वेश्चन आएंगे। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 या मॉड्यूल नंबर 1 कैसे पढ़ना है। फिर बाद में मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 3 जो है, इसके अंदर आप लोगों को मार्केटिंग मिक्स बताया हुआ है। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है, 4Ps, मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड और प्राइस के रिलेटेड क्वेश्चंस है। मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर आपको प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन की क्वेश्चंस है। तो अभी मैं आपको मॉड्यूल नंबर 2 कैसे पढ़ना है उसके बारे में बताता हूँ। सो मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर आप लोगों को सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, तो आपको वो थोड़ा याद रखना है। मार्केटिंग मिक्स मतलब आपने पहले से पढ़ते आ रहे हो 12th स्टैंडर्ड से, कि मार्केटिंग मिक्स में आप लोगों को 4P में प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, ये चारों का मीनिंग आपको अच्छे से याद रखना है, ताकि क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आपको शॉर्ट नोट आता है तो आप लोग लिख सकते हो ना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तो प्रोडक्ट मतलब एनीथिंग दैट द मार्केटर ऑफर्स इन द मार्केट, मतलब जो भी चीज मार्केटर मार्केट में ऑफर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। प्राइस क्या होता है, तो प्राइस एक्सचेंज वैल्यू होता है, और प्राइस जो होता है वो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक कंडीशन, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ये सब चीजों के ऊपर प्राइस डिपेंड होता है, उसमें आपको लिखना है। प्रमोशन मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रमोशन इज कम्युनिकेशन, मतलब जहां पे आप क्या कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हो, अवेयर कर रहे हो, तो वो आपको लिखना है। और प्लेस का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप लोग प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से बेच सकते हो, डायरेक्टली बेच सकते हो, इनडायरेक्टली बेच सकते हो। ऐसे आप लोगों को ये आंसर जो है वो लिखना है अगर शॉर्ट नोट में आया तो। सो प्रोडक्ट क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है, प्राइस क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, प्लेस क्या होता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है, इनकेस अगर आपको उसका शॉर्ट नोट आया तो। फिर आपको यहाँ पे लॉन्ग आंसर में आ सकता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मॉड्यूल नंबर 2 के क्वेश्चन आएंगे, ये मैंने आपको बताया था। उसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ सकता है प्रोडक्ट डिसीजन एरिया। ना प्रोडक्ट डिसीजन एरिया का मतलब क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट को बनाते हो तो क्या क्या चीजों के बारे में डिसाइड करते हो। जैसे कि सपोज आप कार बना रहे हो, तो कार बनाते समय आप लोग ऐसे ही कार बना के नहीं बेचोगे। आप लोग सोचोगे कि वो कार का साइज क्या होगा, कलर क्या होगा, प्राइस कितना होगा, उसका वारंटी क्या होगा, क्वालिटी कैसा होगा, नाम क्या होगा, ये सब चीजों के बारे में आप लोग सोचोगे। सो कोई भी प्रोडक्ट बनाने से टाइम पे, तो कोई भी प्रोडक्ट बनाते समय मार्केटर क्या क्या चीजों के बारे में डिसीजन लेता है या डिसाइड करता है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। सो प्रोडक्ट बनाने से पहले मार्केटर प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा होगा, प्रोडक्ट का नाम कैसा होगा वो डिसाइड करते हैं, प्रोडक्ट का शेप कैसे होगा। ओके, जैसे कि आप मोबाइल फोन परचेस करते हो, या फिर आप लोग एसी वगैरह परचेस करते हो, फ्रिज परचेस करते हो, तो आप शेप देखते हो। फिर प्रोडक्ट का साइज कैसे होगा, जैसे कि सपोज फ्रिज है तो फ्रिज का साइज, टीवी है तो टीवी का साइज, व्हीकल है या कार है तो उसका साइज आप देखोगे। कुछ लोगों को बड़े साइज के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को स्मॉल साइज के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं। फिर प्रोडक्ट का कलर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे कार है तो कार में आप लोगों ने देखा होगा व्हाइट कलर, ग्रे कलर, नेवी ब्लू कलर के जो कार होते हैं उसका डिमांड बहुत ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से। फिर बाद में आप टी शर्ट्स वगैरह बेचते हो या कपड़े बेचते हो, सो गर्ल्स के लिए कलर्स अलग होंगे, बॉयज के लिए कलर्स अलग होंगे, सो आपको उसके बारे में डिसाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब आप कितने प्रोडक्ट्स को बेचोगे, प्रोडक्ट की वारंटी कितनी होगी, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वैसे। अलाइड सर्विस का मतलब क्या होता है, आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते हो जैसे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है, तो वहां पे आफ्टर सेल सर्विस के बारे में भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, प्रोडक्ट का लेबलिंग, लेबलिंग का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का जो डिटेल लिखा जाता है, हर एक प्रोडक्ट आप देखते हो उसके ऊपर वो प्रोडक्ट को कब मैन्युफैक्चर किया था, प्राइस कितना है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका एक्सपायरी डेट क्या होगा, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट यूज किया, उसको बोलते हैं लेबलिंग।
सो प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखना है वो भी डिसाइड करना पड़ता है। प्रोडक्ट का पैकिंग कैसे होगा, जैसे कि टीवी है तो उसको कैसे पैक करेंगे, वेफर्स है तो उसको कैसे पैक करेंगे, चॉकलेट है तो उसको कैसे पैक करेंगे, वो भी डिसाइड करना पड़ता है। और प्रोडक्ट पोजिशनिंग, पोजिशनिंग मतलब प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट करना। तो ये सब चीजों के बारे में मार्केटर को डिसाइड करना पड़ता है जब वो प्रोडक्ट को बनाते हैं तभी। सो प्रोडक्ट डिसीजन एरिया कैसे याद रखना है, मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, कलर क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है, प्राइस, फिर बाद में कलर का, फिर बाद में प्रोडक्ट का पैकेजिंग, फिर उसका वारंटी कितना होगा, फिर उसका आफ्टर सेल सर्विस कैसे प्रोवाइड करना है, उसका नाम क्या रखेंगे, ये सब चीजों के बारे में मार्केटर डिसाइड करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट डिसीजन एरिया। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों को थोड़ा सोच समझ के लिखना है। यहाँ पे आप लोग कुछ भी लर्न करके या रट्टा मार के आपको नहीं जाना है। जस्ट यूज योर ब्रेन एंड ट्राई टू डेवलप द आंसर बाय योरसेल्फ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि साइज के बारे में, तो प्रोडक्ट का साइज जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो मार्केटर को डिसाइड करना पड़ता है, ऐसा आप लिखोगे। देन सम कस्टमर, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि कार का, तो सम कस्टमर्स में प्रीफर लार्ज साइज और स्पेशियस साइज कार, एंड सम कस्टमर्स में प्रीफर कॉम्पैक्ट या स्मॉल साइज कार। तो उस हिसाब से मार्केटर को कार को डेवलप करना पड़ेगा। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, उसका एक्सप्लेनेशन, और जहां पॉसिबल होगा वहां पे एग्जांपल्स वगैरह लिखने हैं। सो ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। सो प्रोडक्ट डिसीजन एरिया मतलब प्रोडक्ट बनाते समय मार्केटर को क्या क्या सोचना पड़ता है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना, वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसको पीएलसी बोलते हैं ना। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है, ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ माइंड एप्लीकेशन करना है। सबसे पहले आपको समझना है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है। जैसे हमारा लाइफ साइकिल होता है कि हम लोग पहले बॉर्न होते हैं, फिर हम लोग हमारे चाइल्डहुड में होते हैं, फिर हम लोग हमारे टीन एज में आते हैं, फिर हम लोग यंगस्टर्स होते हैं, मिडिल एज, ओल्ड एज, और फिर हमारा डेथ होता है। सो जैसे हमारा लाइफ साइकिल है वैसे ही प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है। सो प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरा है ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। सो आप लोगों को ये 4 स्टेजेस याद रखने हैं, और 4 स्टेजेस में आप लोगों को प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस के बारे में लिखना है। अभी वो कैसे याद रखना है देखो। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज मतलब आप लोग प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, न्यूली मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हो। सो जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने जाते हो तो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी क्या होगा। जैसे कि आप लोग बहुत सारे प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करोगे, आप क्या करोगे, एक आध या कुछ प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करोगे। प्राइस कितना रखोगे, तो आप लोग प्राइस को या तो ज्यादा रख सकते हो या तो कम रख सकते हो, डिपेंड। कुछ मार्केटर जो होते हैं वो ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, कुछ मार्केटर जो होते हैं इंट्रोडक्शन के टाइम पे कम प्राइस चार्ज करते हैं। प्रमोशन कैसे करोगे, तो बहुत ज्यादा प्रमोशन आप लोग करोगे, मतलब ह्यूज प्रमोशन, बिकॉज आप इंट्रोडक्शन स्टेज पे हो, आपके प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, इसकी वजह से। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, तो आप लोग यहाँ पे आपके प्रोडक्ट को पहले थोड़े से मार्केट में सेल करके फिर बाद में धीरे धीरे वो प्रोडक्ट को आप अलग अलग मार्केट में लॉन्च करने की कोशिश करोगे। सो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट का स्ट्रेटेजी, प्राइस का स्ट्रेटेजी, प्रमोशन का स्ट्रेटेजी और डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रेटेजी। फिर आता है आपका ग्रोथ स्टेज, मतलब धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट को लोग जानने लगते हैं और आप लोग ग्रोथ स्टेज में आते हो। ग्रोथ स्टेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट का सेल काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी यहाँ पे आपको लिखना है आपका प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी क्या है। तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी में आप लोग क्या करोगे, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें थोड़े से चेंजेस करोगे या इंप्रूवमेंट करोगे, और नए नए प्रोडक्ट को अभी आप मार्केट में लाना शुरू करोगे, बिकॉज अभी लोग आपको जानने लगे, इसके लिए आप नए नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करोगे। आपका प्राइस स्ट्रेटेजी क्या होगा, यहाँ पे आप लोग प्राइस को थोड़ा सा कम कर सकते हो, बिकॉज अभी क्या हो रहा है, आपके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है। सो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है कि आप लोग ज्यादा रॉ मटेरियल परचेस करते हो, आप लोगों को डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं, तो थोड़ा सा आपका डिस्काउंट जो आप लोग कस्टमर को शेयर कर सकते हो, मतलब आप लोग कस्टमर को क्या करोगे, थोड़ा प्राइस कम करके वो प्रोडक्ट को बेच सकते हो, या फिर आप सेम प्राइस रख सकते हो। एक याद रखना, ग्रोथ स्टेज में आप लोग प्राइस नहीं बढ़ा सकते हो, बिकॉज ग्रोथ स्टेज में क्या है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया तो शायद तक ऐसे हो सकता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को नहीं परचेस करेंगे। सो ग्रोथ स्टेज में आप लोग क्या करोगे, प्राइस को या तो मेंटेन रखो या तो प्राइस को आप लोग थोड़ा कम कर सकते हो, बिकॉज आपको खुद को बेनिफिट मिल रहा है। कैसे बेनिफिट मिल रहा है, तो डिमांड बढ़ रहा है तो आप ज्यादा रॉ मटेरियल परचेस करते हो, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। प्रमोशन आप लोग क्या करोगे, ऑब्वियसली ग्रोथ स्टेज में प्रमोशन बहुत ज्यादा किया जाता है, मतलब टीवी के ऊपर आप लोग एडवर्टीजमेंट करोगे, इंटरनेट के ऊपर होर्डिंग्स लगाओगे, पोस्टर्स लगाओगे, फिर आप लोग रिटेलर्स को, होलसेलर को कमीशन दोगे ताकि वो लोग आपके प्रोडक्ट को पुश करें मार्केट में, ऐसे। डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करोगे, आप नए नए मार्केट में अभी एंट्री करना शुरू करोगे, मतलब अपने पहले आप प्रोडक्ट को इंडिया में बेचते थे, अभी इंडिया के बाहर भी लेके जाओगे, तो दैट इज व्हाट।
देन आता है आपका मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज मतलब जहां पे आपका प्रोडक्ट का सेल जो है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, मतलब उसके ऊपर आपका प्रोडक्ट का सेल अभी बढ़ता नहीं है। अभी यहाँ पे आप लोग किस तरीके से आपका मार्केटिंग करोगे, तो अगेन आपको लिखना है कि प्रोडक्ट का स्ट्रेटेजी क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट में थोड़े से चेंजेस करोगे ताकि कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट को एटलीस्ट थोड़ा बहुत परचेस करते रहे, बंद नहीं करे। प्राइस जो है वो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर सकते हो, सेम मेंटेन रख सकते हो, थोड़ा सा प्राइस कम कर सकते हो ताकि कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस करे। बिकॉज मेच्योरिटी स्टेज में क्या होगा, आपका डिमांड नहीं बढ़ेगा। सो जितना डिमांड आ रहा है उसको आप मेंटेन करने की कोशिश करोगे। प्रमोशन भी आप लोग थोड़ा सा जो चल रहा है वैसे प्रमोशन रखोगे। और डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग अभी क्या करोगे, यहाँ पे जहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है उस मार्केट में आप आपके प्रोडक्ट को थोड़ा सा ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करोगे। मतलब जिस मार्केट प्रॉफिटेबल है उस मार्केट पे आप फोकस करोगे वैसे। फिर आता है लास्ट में आपका डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज मतलब अभी आपका प्रोडक्ट का जो सेल्स है वो कम होते जा रहा है। तो अभी आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी क्या करोगे, तो पुराना जो प्रोडक्ट है जिसका सेल कम हो रहा है उसको आप विड्रॉ करोगे और नए प्रोडक्ट को आप मार्केट में लाने की कोशिश करोगे। प्राइस आप लोग मेंटेन रखोगे, बिकॉज इस स्टेज में प्राइस अगर कम करोगे तो आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी डिमांड कम हो रहा है। उसमें प्राइस कम करोगे तो लॉस होगा, तो आप लोग मेंटेन रखोगे प्राइस को। प्रमोशन आप थोड़ा कम करोगे, बिकॉज यहाँ पे प्रमोशन करके भी डिमांड बढ़ने वाला नहीं है। और डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करोगे, एक एक मार्केट जहां से आपका प्रोडक्ट का सेल कम होते जा रहा है उधर से आप प्रोडक्ट को निकालते जाओगे वैसे। तो इस तरीके से आपको, और हाँ यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज याद रखना है। डायग्राम जो है आपके बुक के अंदर दिया है और मेरे वीडियो के अंदर भी डायग्राम दिया है, तो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है वहां पे। सो आपको डायग्राम कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का डायग्राम देख सकते हो। इस तरीके से आपको डायग्राम को ड्रॉ करना है, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज। अभी इंट्रोडक्शन स्टेज में देखो आपका सेल्स का लाइन जो है ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपका सेल्स क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। फिर आता है ग्रोथ स्टेज। अभी ग्रोथ स्टेज में देखो आपका लाइन जो है बढ़ते जा रहा है। फिर मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, आपका सेल जो है स्टैग्नेंट हो जाता है, मतलब आपका सेल्स अभी यहाँ पे बढ़ता नहीं है। और डिक्लाइन स्टेज में आपका सेल जो है कम कम होते जा रहा है। तो ये आपका सेल्स का लाइन है, आपको दिखाना है। इंट्रोडक्शन में आपका सेल थोड़ा कम होता है, ग्रोथ में बढ़ता है, मेच्योरिटी में स्टैग्नेंट हो जाता है और डिक्लाइन में कम होना शुरू हो जाता है। ये डायग्राम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। सो आप लोगों को अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करना है और हर एक स्टेज को आपको लिखना है। जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर इंट्रोडक्शन स्टेज का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है। फिर उसमें आप लिखोगे प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी क्या होता है, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो होता है या कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च नहीं किया जाता है। प्राइसिंग यहाँ पे हाई प्राइस भी चार्ज किया जा सकता है, लो प्राइस भी चार्ज किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। प्रमोशन बहुत ज्यादा यहाँ पे किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो यहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। फिर बाद में आप लोग दूसरा लिखोगे ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर वहां पे प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, प्राइस स्ट्रेटेजी, प्रमोशन स्ट्रेटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी लिखोगे। मैंने यहाँ पे ये आंसर आपको लर्न करने के लिए टेबल फॉर्मेट में दिया है, लेकिन आप लोगों को टेबल फॉर्मेट में नहीं लिखना है, आप लोगों को एक के नीचे एक स्टेज जो है एक्सप्लेन करते जाना है। और हर एक स्टेज में आप लोगों को प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पे भी आप लोगों को सिर्फ माइंड अप्लाई करना है कि इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट कैसा होगा, प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन। सेम ग्रोथ स्टेज में कैसा होगा। सो एज अ मार्केटर आपको यहाँ पे सोचना है और ये आंसर लिखना है। और डायग्राम आप लोगों का ये प्रॉपर इस तरीके से जाना ही चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो डायरेक्ट ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं, ये गलत है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेल पहले दिखाना है, फिर बहुत ज्यादा दिखाना है, फिर स्टैग्नेंट और फिर कम होते हुए दिखाना है। तो ये आप लोगों का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। तो आप लोगों को प्रोडक्ट डिसीजन एरिया एक पढ़ना है और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ना है। ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3A में आ सकता है। बाकी के जो ये क्वेश्चंस बचे हुए हैं ये सिर्फ आपको एक बार ग्लांस करके जाने हैं। जैसे कि ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, तो ब्रांडिंग मतलब मैंने आपको बताया कि ब्रांडिंग मतलब प्रोडक्ट की आइडेंटिटी क्रिएट करना। लोगों ने आपके प्रोडक्ट को जानना चाहिए, इसके लिए आप लोग क्या करते हो, ब्रांडिंग क्रिएट करते हो। जैसे लक्स है, तो आपको पता है कि लक्स ये एक ब्रांड नेम है, जिससे हम लोग जानते हैं कि लक्स मतलब क्या, एक सोप है। मैगी नूडल्स, तो वो हम लोग को पता चलता है कि ये नूडल्स है। कैडबरी डेयरी मिल्क, तो हमको पता चलता है कि वो एक क्या है, चॉकलेट है। या सपोज आपने कोई मार्क बनाया, जैसे नाइकी का अपना एक मार्क होता है, ऑडी का अपना एक सिंबल है। ओके, सो सिंबल से भी लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को जानते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो ये स्लोगन किसका है, तो LIC का। सो ब्रांडिंग के थ्रू आप लोग क्या करते हो, प्रोडक्ट का एक आइडेंटिटी बनाते हो ताकि लोग वो प्रोडक्ट को जाने। उसके बाद में होता है ब्रांड इक्विटी। ना ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या होता है वो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ब्रांड इक्विटी मतलब आपके ब्रांड का वैल्यू क्या है।
अभी वैल्यू मतलब प्राइस के फॉर्म में नहीं होता है। वैल्यू मतलब क्या, कि आपका ब्रांड कितना पावरफुल है, आपका ब्रांड कितना स्ट्रांग है। सपोज मार्केट में अगर कोई दूसरा नया ब्रांड आता है तो आपके ब्रांड को कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपके ब्रांड का मार्केट जो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। जैसे कि अगर सपोज पहले मार्केट में हिमालय वगैरह था, डाबर वगैरह था, ये लोग हर्बल प्रोडक्ट्स को बेचते थे। लेकिन सडनली पतंजलि आने की वजह से इन लोगों का मार्केट जो थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया, क्योंकि कस्टमर जो है पतंजलि की तरफ मूव हो गए। सो यहाँ पे ब्रांड इक्विटी मतलब कि आपका प्रोडक्ट कितना पावरफुल है। तो पतंजलि ने जब प्रोडक्ट को मार्केट में लाया तो ऑब्वियसली उनका ब्रांड इक्विटी क्या था, हाई था, क्योंकि काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से कस्टमर को वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाया। सो ब्रांड इक्विटी मतलब आपके ब्रांड का वैल्यू क्या है, आपका ब्रांड कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रांग है, आपके ब्रांड का गुडविल कितना है, आपके ब्रांड को कितने लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट इज ब्रांड इक्विटी। और हमेशा हर एक मार्केटर चाहता है कि अपने ब्रांड की इक्विटी जो है हायर रहनी चाहिए। ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है इनकेस अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो। फिर बाद में एसेंशियल्स ऑफ गुड पैकेजिंग, एक सेफ साइड आप लोगों को ये प्रोडक्ट क्वेश्चन जो है। फिर बाद में एसेंशियल्स ऑफ गुड पैकेजिंग, ये सेफ साइड आप लोगों को एक क्वेश्चन पढ़ के जाना है। यहाँ का इसका मतलब क्या होता है कि एक पैकेजिंग कैसा होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते हो कि टीवी फ्रिज वगैरह जो होता है उसको एक थर्माकोल जो होता है उसके अंदर प्रॉपर ब्राउन बॉक्स के अंदर पैक किया जाता है, बिकॉज वो टूटे फूटे नहीं। क्योंकि ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन करने पड़ते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में वो टूट फूट सकता है, तो इसके लिए उसको प्रॉपर पैक किया जाता है ताकि उसके ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं आए या फिर वो टूटे नहीं, बिकॉज ये डेलिकेट प्रोडक्ट है। वही आप लोग वेफर्स वगैरह खाते हो बालाजी के वगैरह, तो वो वेफर्स को किस तरीके से प्रॉपर पैक किया जाता है ताकि वो वेफर जो है मॉइस्ट नहीं हो, तो इस हिसाब से उसको पैकिंग किया जाता है। फिर आपको मैं कैडबरी का एग्जांपल देता हूँ कि कैडबरी जो है वो पहले एक कागज के रैपर में आता था। फिर बाद में कैडबरी का थोड़ा प्रॉब्लम होने लग गया, उसमें से वॉर्म्स वगैरह आने लग गए और कैडबरी का पूरा नाम खराब होने लग गया था। और इसकी वजह से कैडबरी ने क्या किया, मिस्टर अमिताभ बच्चन जो है उनको अपने एडवर्टीजमेंट्स में वगैरह लेके, प्रमोशन में वगैरह लेके उन्होंने बहुत प्रमोशन वगैरह किया। इसकी वजह से आप लोग देखते हो कि आज पहली तारीख है, शुभारंभ, या कुछ मीठा हो जाए, ऐसे एड कैंपेन्स उन्होंने बना के वापस से कैडबरी का इमेज जो अच्छा बनाया। पैकिंग बराबर नहीं होने की वजह से कैडबरी जो है उसमें से वॉर्म्स आने शुरू होने की वजह से उनकी इमेज खराब हो गई थी। और वापस से उन्होंने प्रमोशन करके क्या किया, उन्होंने बताया कि अभी जो कैडबरी है काफी ज्यादा सेफ है। तो अभी आप लोग कैडबरी का पैक देखते हो कि कितना अच्छा होता है, ठीक होता है उसका पैकिंग, और उसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से रहता है। वही आप लोग देखते हो दवाई वगैरह जो होते हो कैसे पैक किया जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको प्रॉपरली पैक करना बहुत जरूरी है। अगर पैकिंग नहीं प्रॉपरली करोगे तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, प्रोडक्ट खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, कस्टमर्स आपके अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि पैकिंग जो होता है उसको देख के कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा आपका पैकेजिंग होना चाहिए। पैकिंग कैसा होना चाहिए, उसके एसेंशियल्स के बारे में बताया। तो पैकिंग अट्रैक्टिव होना चाहिए, बिकॉज मैंने आपको जैसे बोला कि पैकिंग जो होता है पहले कस्टमर्स देखते हैं। जैसे कॉम्प्लेन है तो कॉम्प्लेन के पैकिंग पैकिंग के ऊपर एक स्ट्रांग बच्चा दिखाया जाता है, एक एक्टिव बच्चा दिखाया जाता है, तो मम्मी को कैसे लगता है कि मेरा प्रोडक्ट, तो मम्मी को क्या लगता है कि कॉम्प्लेन पीने की वजह से मेरा बच्चा भी स्ट्रांग होगा, मेरा बच्चा भी एक्टिव होगा, तो मम्मी क्या करेगी, कॉम्प्लेन को परचेस करेगी। पैकिंग के ऊपर आप लोग कुछ ऐसी चीजें ये करोगे जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। बायर स्पेसिफिकेशन, बायर को जैसा चाहिए वैसा पैकिंग बनाओगे, जैसे कि उनको 1 किलो का पैकेज चाहिए, 5 किलो का चाहिए, 10 किलो का। किसी का फैमिली अगर छोटा रहेगा तो 1 किलो का खरीदेगा, किसी का फैमिली बड़ा रहेगा तो 5 या 10 किलो का खरीदेगा, ऐसा पैकिंग होना चाहिए। बायर स्पेसिफिकेशन मतलब बायर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कन्वीनियंट टू बायर मतलब वो पैकिंग जो है वो उठा के लेके जाना कस्टमर के लिए एकदम कन्वीनियंट होना चाहिए। सेम डीलर्स जो अपने शॉप के अंदर प्रोडक्ट को रखते हैं तो ऐसा उसका पैकिंग होना चाहिए कि वो डीलर को रखना काफी कन्वीनियंट हो। कंफर्म टू द स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के उसके हिसाब से पैकिंग बनाना चाहिए। जैसे ईयू है, यूरोपियन यूनियन, उनके यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो तो उसका पैकेजिंग जो है इको फ्रेंडली होना चाहिए। अगर इको फ्रेंडली नहीं होगा तो ईयू वाले प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। जैसा नॉर्म बताया है, जैसे स्टैंडर्ड्स बताया है, उसके हिसाब से पैकेजिंग होना चाहिए, नियमों के हिसाब से होना चाहिए। कंफर्म टू द स्टैंडर्ड मतलब नियमों के हिसाब से। जैसे आप लोग देखते हो कि फ्रिज वगैरह होता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं या कोई केमिकल वगैरह होता है तो उसके ऊपर पैकेजिंग जो होता है उसके ऊपर सारे डिटेल्स लिखे रहते हैं कि कैसे ओपन करना है, कैसे हैंडल करना है, ताकि उसमें से कोई एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं हो। तो कंफर्म टू द स्टैंडर्ड मतलब नियम के हिसाब से पैकेजिंग होना चाहिए। डिपेंडेबल मतलब रिलायबल होना चाहिए, पैकिंग के ऊपर जो भी लिखा है वो सच्चा होना चाहिए। झूठ मूठ की इन्फॉर्मेशन अगर लिखेंगे तो उसकी वजह से कस्टमर्स का क्या हो सकता है कि उनके साथ चीटिंग हो सकता है। तो डिपेंडेबल होना चाहिए। इजी आइडेंटिफिकेशन मतलब पैकिंग ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके प्रोडक्ट को जानने चाहिए। जैसे कि सपोज आप किसी स्टोर में चले गए,
वहां पे पर्पल कलर का चॉकलेट रखा है, तो आप लोग जानते हो कि पर्पल कलर मतलब क्या है, तो कैडबरी डेयरी मिल्क है। गोल्डन कलर मतलब क्या है, 5 स्टार है। रेड कलर मतलब क्या, किटकैट। तो ऐसा पैकिंग बनाओ कि जिसकी वजह से लोग आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि मैगी का पैकेजिंग का कलर कौन सा है, तो आप लोग फटक से बोलोगे येलो कलर है। तो ऐसा पैकिंग बनाओ कि लोग आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें। इजी इन डिस्प्ले, मतलब पैकिंग ऐसा होना चाहिए जो डिस्प्ले करने में इजी हो। इकोनॉमिक मतलब सस्ता होना चाहिए, बहुत महंगा पैकिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज पैकिंग महंगा होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। और ऐसा पैकिंग होना चाहिए जो रीयूजेबल हो। तो एक पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन एक पढ़ के जाना आपको। फिर है प्रोडक्ट पोजिशनिंग। प्रोडक्ट पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है कि आप प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट करते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लक्स सोप, संतूर सोप और डिटॉल सोप। अभी लक्स सोप वाले कैसे अपना इमेज बना रहे हैं, तो लक्स सोप यूज करने की वजह से आपका स्किन जो है वो फिल्म स्टार्स के जैसा होता है, ऐसा बोलते हैं। संतूर वाले क्या कहते हैं कि संतूर यूज करने की वजह से आपका स्किन जो है वो यंग होता है। और वही हम लोग अगर डेटॉल का बात करते हैं, तो डेटॉल वाले क्या कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट यूज करने की वजह से आपके जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। सो एक ही प्रोडक्ट है जिसका यूज हम लोग बाथिंग के लिए या नहाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन हर एक ने अपना अपना इमेज बना के रखा हुआ है। ये इमेज बनाना क्यों जरूरी है, बिकॉज कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना काफी ईजी होता है। सो आप लोगों को आपके प्रोडक्ट का पोजीशन क्रिएट करना है, मतलब इमेज क्रिएट करना है, जिससे कस्टमर्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। जैसे बिग बाजार है, तो बिग बाजार ने या डीमार्ट में अपना इमेज कैसे बना के रखा था कि यहाँ पे सस्ते प्रोडक्ट्स मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। फाइन। तो आप लोगों को अपने प्रोडक्ट का कैसे पोजीशन क्रिएट करना है, कैसे इमेज क्रिएट करना है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। एलआईसी का एक एग्जांपल देता हूं। एलआईसी ने अपना पोजीशनिंग कैसे क्रिएट किया है, इमोशंस के हिसाब से, कि आपके बाद में आपके जो भी परिवार वाले हैं या आपके जो भी डिपेंडेंट है, उनका ख्याल रखने के लिए आप लोगों को एलआईसी परचेस करना चाहिए। या सिस्का एलआईडी, या सिस्का एलईडी लाइट जो वाले जो है, वो लोग क्या कहते हैं कि सिस्का एलईडी लाइट यूज करने की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सेव हो जाएगा, प्लस आप एनवायरनमेंट को भी अच्छा रखोगे। तो इस तरीके से वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में हम लोग को बता रहे हैं। सो आप लोग अलग अलग चीजों को दिखा के प्रोडक्ट की पोजीशन क्रिएट करते हो, इमेज क्रिएट करते हो, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिसीजन प्रमोशन। सो आप लोग प्रोडक्ट की अलग अलग चीजों को हाईलाइट करके यहाँ पे प्रोडक्ट की पोजीशन या इमेज क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी। सो कभी कभी आप लोग प्रोडक्ट का बेनिफिट दिखाते हो, जैसे मैंने आपको सिस्का का बताया कि उससे इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है, एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड रहता है। कभी कभी आप कंपनी की इमेज दिखा के आप लोग इमेज क्रिएट करते हो प्रोडक्ट के बारे में। कभी कभी आप कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर में आपके प्रोडक्ट को अच्छा दिखाते हो, जैसे सपोज मैकडोनल्ड वाले हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि केएफसी के कंपेयर में हमारा बर्गर काफी अच्छा है। तो इस हिसाब से आपने आपका पोजीशन बनाया हुआ है। फिर इमोशंस के हिसाब से मैंने एलआईसी बताया कि आप लोगों को इमोशनल करके अपने प्रोडक्ट का इमेज बनाते हो और वो उनको बेचने की कोशिश करते हो। फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, की ये प्रोडक्ट का ये स्पेशल फीचर है, जैसे कि उषा फैन है, तो उषा फैन वाले क्या कहते हैं, कोने कोने में हवा। मतलब हमारा प्रोडक्ट यूज करने की वजह से आपको कोने कोने में हवा मिलेगा, तो ऐसा आपने उन्होंने अपना पोजीशन बनाया हुआ है। सो किस तरीके से एक मार्केटर अपना पोजीशन बनाता है और कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा एक ग्लांस करके जाना आप लोग ये क्वेश्चन। तो ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है, इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, प्रोडक्ट डिसीजन एरिया अच्छे से थोड़ा सा पढ़ना है। फिर बाद में एसेंशियल्स ऑफ गुड पैकेजिंग, उसके बाद में प्रोडक्ट पोजिशनिंग एरिया, और आप लोगों को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है अच्छे से पढ़ना है। इसमें भी आप लोगों को प्रोडक्ट डिसीजन एरिया और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो एकदम अच्छे से पढ़ना है। और बाकी के जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोले, जैसे कि एसेंशियल्स ऑफ गुड पैकेजिंग और प्रोडक्ट पोजिशनिंग एरिया, एक बार आप लोगों को ग्लांस करके जाना है। बाकी ब्रांड इक्विटी क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होता है, इसका मीनिंग आप लोग थोड़ा सा याद रखना। और मार्केटिंग मिक्स जो आप लोगों को शॉर्ट नोट के लिए आएगा। इसमें सेकेंड पार्ट जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3C, उसमें आपको प्राइसिंग के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स, प्राइसिंग के फैक्टर्स और प्राइसिंग की स्ट्रेटेजीज पूछी जाएगी। ना प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव, मतलब जब आप प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हो तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो आपको ये याद रखना है कि ऐसा प्राइस चार्ज करो जिससे आपका मार्केट में सर्वाइवल हो पाएगा, आपका सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, कस्टमर्स हैप्पी होंगे, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल होगी, मतलब कस्टमर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, आप कंपटीशन को फेस कर पाओगे, आपका इमेज अलग बनेगा। ऐसा प्राइस चार्ज करो। तो प्राइस किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो प्राइस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वो आपको याद रखने हैं। फिर प्राइस के फैक्टर्स, इसमें इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, अगर आप लोगों को अलग अलग करके नहीं लिखना है, मिक्स करके लिखना है, तो भी आप लिख सकते हो। जैसे कॉस्ट, यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि प्राइस कब ज्यादा होता है और कम होता है। जैसे कॉस्ट के ऊपर हम लोग बोलेंगे, कॉस्ट अगर ज्यादा होगा तो प्राइस बढ़ेगा, कॉस्ट अगर कम होगा तो प्राइस कम होगा।
कॉर्पोरेट इमेज, कंपनी की इमेज बहुत अच्छी है तो यू कैन चार्ज मोर प्राइस। कंपनी की इमेज अगर इतनी ज्यादा नहीं है, नया कंपनी है, तो ऑब्वियसली प्राइस इज गोइंग टू बी लेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, अगर सपोज कंपनी को प्रॉफिट कमाना है तो प्राइस विल बी मोर। अगर कंपनी को कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है, प्राइस विल बी लेस। प्रोडक्ट का क्वालिटी, अगर सपोज प्रोडक्ट बहुत अच्छे क्वालिटी का है तो यू विल चार्ज मोर प्राइस। प्रोडक्ट अगर इतने अच्छे क्वालिटी का नहीं है तो यू विल चार्ज लेस प्राइस। फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जब इंट्रोडक्शन स्टेज होता है तो वहां पे आप लोग या तो ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे या तो कम प्राइस चार्ज करोगे, और फिर बाद में आप लोग जो ग्रोथ स्टेज होता है वहां पे आप थोड़ा सा प्राइस को कम कर सकते हो। तो अलग अलग स्टेज में प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है वो अलग अलग होता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, यू विल चार्ज लेस प्राइस। कंपटीशन अगर कम होगा, यू विल चार्ज मोर प्राइस। कस्टमर्स अगर आपके प्राइस सेंसिटिव है तो आप लोगों को प्राइस थोड़ा कम रखना पड़ेगा, अगर वो प्राइस सेंसिटिव नहीं है तो आप लोग ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। डिमांड अगर आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा है तो आप लोग ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे, डिमांड कम है तो प्राइस जो है आप लोग कम। तो इस तरीके से आपको सिर्फ ये क्वेश्चन जो है एक बार उसके पॉइंट्स याद रखने और अपने खुद के हिसाब से लिख सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने कैसे बनाया है, सीसी मतलब कॉस्ट और कॉर्पोरेट इमेज, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, पीपी मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट क्वालिटी। फिर यहाँ पे सी डी ई एफ मतलब कॉम्पिटिशन, कंज्यूमर, डिमांड, इकोनॉमिक कंडीशन और फाइनेंशियल इंसेंटिव। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, स्कीमिंग प्राइस, स्कीमिंग मतलब हमेशा याद रखना ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हो तो हाई प्राइस के साथ लॉन्च करते हो। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी मोबाइल फोन मार्केट में आता है तो उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे वो प्रोडक्ट का प्राइस वो लोग कम करते हैं। सो स्कीमिंग मतलब क्या, आप प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हो तो हाई प्राइस के साथ लॉन्च करते हो, और उसका अपोजिट होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग मतलब आप प्रोडक्ट को जब मार्केट में लॉन्च करते हो तो आप लोग उसका प्राइस कम रखते हो। तो एक दूसरे के अपोजिट है, कुछ लोग हाई प्राइस के साथ प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं उसको स्कीमिंग प्राइसिंग बोलते हैं, और कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो लो प्राइस के साथ प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3C में ये तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, तो ये पढ़ के जाना। सो क्वेश्चन नंबर 1A में आपको प्रोडक्ट डिसीजन एरिया, एसेंशियल्स ऑफ गुड पैकेजिंग। सो क्वेश्चन नंबर 3A में आपको प्रोडक्ट डिसीजन एरिया और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3B अगर आपको स्किप करना है तो स्किप कर सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 3C में आपको ये तीनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे चैनल के ऊपर आपको ये वीडियोस के डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा। फिर आता है आपका थर्ड मॉड्यूल। थर्ड मॉड्यूल मैंने जैसे आपको बोला कि यहाँ पे आपको प्रमोशन के और डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन और दूसरा क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन। सबसे पहले प्रमोशन क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रमोशन मतलब कम्युनिकेशन। आप आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताते हो, कस्टमर को कन्विंस करते हो और वो प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हो। सो प्रमोशन करने के क्या फायदे होते हैं, तो यहाँ पे दिया है कि प्रमोशन करने की वजह से क्या होता है, कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट होता है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड कस्टमर के बीच में डेवलप कर सकते हो। ब्रांड लॉयल्टी मतलब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बार बार परचेस करते हैं प्रमोशन की वजह से। ब्रांड इमेज मतलब क्या होता है, कस्टमर की माइंड में आपके प्रोडक्ट की इमेज बनती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर बाथरूम क्लीन करना है तो हमारे दिमाग में हार्पिक आता है। बालों में अगर डैंड्रफ हो गया है तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि हेड एंड शोल्डर। हम लोग को 2 मिनट में कुछ भी बना के खाना है तो हमारे दिमाग में मैगी का नाम आता है। सो प्रमोशन करके हर एक कंपनी ने क्या किया, अपने ब्रांड का इमेज क्रिएट किया, अपने प्रोडक्ट का इमेज क्रिएट किया, और उसके वजह से कस्टमर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। प्रमोशन की वजह से कंपनी का इमेज भी अच्छा होता है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, L&T, गोदरेज, रिलायंस, टाटा, ये सब प्रमोशन करके इनका इमेज बन चुका है। देन काउंटर कॉम्पिटिटर्स क्लेम, इसका मतलब क्या होता है, प्रमोशन करके आप बता सकते हो कि आपका प्रोडक्ट। देन काउंटर कॉम्पिटिटर्स क्लेम, इसका मतलब आप प्रमोशन करके कस्टमर्स को बता सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के कंपेयर में कैसे अच्छा है करके। देन आप प्रमोशन करके कस्टमर को एजुकेट कर सकते हो अबाउट द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट्स क्या है वगैरह। प्रमोशन करके आप आपके मार्केट का एक्सपांशन कर सकते हो, मतलब आपके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो आप लोग प्रोडक्ट को नए नए मार्केट में लेके जाओगे। देन प्रमोशन आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और परसुएशन, परसुएशन का मतलब क्या था, कन्विंस करना। तो आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखें प्रमोशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कोई पॉइंट तो आप लोग वो भी लिख सकते हो। दूसरा है एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। नाउ एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या होता है कि प्रमोशन करने के तरीके। काफी बार हम लोग जब बच्चों को पूछते हैं कि भाई प्रमोशन मतलब क्या होता है, तो बच्चे बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। एक चीज याद रखना, प्रमोशन सिर्फ एडवर्टाइजिंग से नहीं किया जाता है। एडवर्टाइजिंग प्रमोशन का एक छोटा सा हिस्सा है, प्रमोशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं।
जिसमें ऑब्वियसली पहला है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब आप पैसा देके प्रमोशन करते हो, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग्स, ऐसे आप लोग अलग अलग जगह पे पैसा देके प्रमोशन करते हो, उसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। पब्लिसिटी, पब्लिसिटी से भी प्रमोशन होता है। पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन कुछ लोग पैसे देके भी पब्लिसिटी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, प्रेस मीडिया आता है, और प्रेस मीडिया क्या करते हैं, आपको क्वेश्चंस पूछते हैं और आप लोग उसका आंसर देते हैं, और उसके बारे में आपके न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज में वगैरह आपके बारे में बोला जाता है। पब्लिसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एडवर्टाइजिंग जो होता है ज्यादातर पॉजिटिव होता है। सो पब्लिसिटी से आप प्रमोशन कर सकते हो, पब्लिसिटी से, सो एडवर्टाइजिंग से आप पब्लिसिटी कर सकते, सो एडवर्टाइजिंग से आप प्रमोशन कर सकते हो और पब्लिसिटी से आप प्रमोशन कर सकते हो। फिर है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन को ही पर्सनल सेलिंग भी बोलते हैं। फिर है सेल्स प्रमोशन। नाउ सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है, आप अलग अलग ऑफर कस्टमर को देते हो। फिर है सेल्स प्रमोशन। नाउ सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग ऑफर्स आप कस्टमर्स को देते हो, जैसे कि डिस्काउंट हो गया, फिर बाद में आप उनको एक्सचेंज ऑफर देते हो, कॉम्बो ऑफर देते हो, जैसे कि शैम्पू खरीदने के ऊपर कंडीशनर का शैशे फ्री मिल जाएगा, या फिर आप टूथपेस्ट खरीदते हो तो टूथब्रश फ्री मिल जाएगा आपको। तो इस हिसाब से आप क्या करते हो, अलग अलग ऑफर कस्टमर को देते हो। फिर एक्सचेंज ऑफर होता है कि पुराना प्रोडक्ट लेके आओ, नया प्रोडक्ट लेके जाओ, जैसे कि प्रेस्टीज का कुकर है तो पुराना कुकर लेके आओ, नया कुकर लेके जाओ। ऐसे अलग अलग डिस्काउंट दिए जाते हैं, एक्सचेंज ऑफर दिया जाता है, कॉम्बो ऑफर दिया जाता है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी दिया जाता है। जैसे आपने देखा था संतूर के एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है कि संतूर अगर आप परचेस करते हो तो आपको एक पेन फ्री मिलेगा, या उनका एक और था कि जिसके अंदर आपको स्पून फ्री मिलेगा। ओके, सो ऐसे अलग अलग डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट वगैरह देके कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है और सेल्स को बढ़ाया जाता है, उसको सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। तो ये भी प्रमोशन का एक तरीका है। फिर होता है आपका पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग को ही बोला जाता है सेल्समैनशिप। नाउ सेल्समैनशिप में क्या होता है, सेल्समैन कस्टमर के पास जाता है, उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं, कन्विंस करते हैं और प्रोडक्ट को बेच के आते हैं। या कभी कभी कस्टमर शॉप में जाते हैं और सेल्समैन उनको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उनको प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए कन्विंस करते हैं और प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं। सो ये भी प्रमोशन का एक तरीका है, इससे भी आप लोग क्या करोगे, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करोगे। स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है, कोई भी इवेंट होता है या कोई भी शो वगैरह जो होता है, उसको आप लोग क्या करते हो, स्पॉन्सर करते हो। स्पॉन्सर करना मतलब वो पर्टिकुलर इवेंट के लिए पैसा देना। जैसे कि केबीसी है, तो कौन बनेगा करोड़पति को स्पॉन्सर कौन करता है, तो आपको पता है विवो फोन था, फिर बाद में कैडबरी था। तो वो लोग क्या करते थे, वो शो को पैसा देते थे और उसके बदले में उनके प्रोडक्ट को वो शो में हाईलाइट किया जाता था। वही आप लोग आईपीएल देखते हो, आईपीएल को भी ओप्पो, विवो वगैरह जो है वो स्पॉन्सर करते थे। इसके बदले में आईपीएल का जो मैच का ग्राउंड होता था, वहां पे आजू बाजू में उनके बैनर लगाए रहते थे और एड में भी उनको हाईलाइट किया जाता था। फिर आप लोग देखते हो कि हमारे यहाँ पे गणपति का वगैरह फेस्टिवल होता है, तो जहाँ पे गणपति के पंडाल होते हैं, वहां पे कुछ ऐसे जो शॉप्स होते हैं उनके बैनर लगाए जाते हैं, जिन्होंने उनको डोनेशन दिए रहते हैं, स्पॉन्सरशिप किया जाता रहता है। तो स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है, किसी इवेंट को आप लोग क्या कर रहे हो, पैसे दे रहे हो और उसके बदले में वो लोग क्या कर रहे हैं, आपके बैनर लगा रहे हैं, आपके बारे में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। सो गणपति जैसे फेस्टिवल हो सकते हैं, या आईपीएल जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकते हैं, या फिर केबीसी जैसे रियलिटी शोज वगैरह हो सकते हैं, या कोई भी डांस का वगैरह शो हो सकता है, तो उसको आप लोग क्या कर सकते हो, स्पॉन्सर कर सकते हो। उसके बदले में वो लोग क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में वो लोग बैनर्स वगैरह पुटअप करेंगे या आपके प्रोडक्ट को हाईलाइट किया जाएगा। पैकेजिंग भी प्रमोशन का एक तरीका है, बिकॉज पैकेजिंग जो होता है उसको देख के कस्टमर को प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है, तो पैकेजिंग इज ऑल्सो वे ऑफ प्रमोशन। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में एक पीआर ऑफिसर होता है, जो क्या करता है, मीडिया को बताता है कि कंपनी को अवार्ड मिला, या फिर कंपनी अभी नया क्या प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रही है, या अगर किसी को अगर कंपनी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर पीआर के द्वारा दिया जाता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, पब्लिक के साथ रिलेशन मेंटेन किया जाता है। पब्लिक को जो भी जानकारी है वो पीआर ऑफिसर के थ्रू दिया जाता है, जिससे भी क्या होता है, कंपनी का प्रमोशन होता है। जैसे कि सपोज कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन फैल रही है, तो वो पीआर ऑफिसर क्या करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और उसके जो एक्सप्लेनेशन है या स्टेटमेंट है वो देंगे। या कंपनी कोई नया मॉडल लॉन्च करने जा रही है, या कंपनी को कोई अवार्ड मिला, तो वो सब वो लोग क्या करते हैं, बताते हैं मीडिया के थ्रू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक रिलेशन। डायरेक्ट मार्केटिंग, जहाँ पे डायरेक्ट
जो मार्केटर्स होते हैं वो कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। और ट्रेड फेयर एग्जीबिशंस, एग्जीबिशंस आपने देखे होंगे कि जहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐसे रखे जाते हैं, कस्टमर्स आके वो प्रोडक्ट को देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो परचेस करते हैं। तो ये भी एक प्रमोशन का तरीका है। सो अलग अलग प्रमोशन के तरीके यूज किए जाते हैं, और ये तरीकों को यूज करके कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके लिए मैंने आपको क्या बोला, प्रमोशन मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। सो अगर आप लोग आगे जाके खुद का बिजनेस शुरू करते हो, तो सिर्फ एडवर्टाइजिंग एक तरीका नहीं है कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करने का या कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने का। अलग अलग चीजें आप आपके बजट के हिसाब से यूज कर सकते हो। कुछ लोगों का ऐसा सोच हो सकता है कि पैकिंग अच्छा बनेगा उससे प्रमोशन हो सकता है। कुछ लोग सोचेंगे सेल्समैनशिप से प्रमोशन करेंगे। कुछ लोग पब्लिसिटी, कुछ लोग सेल्स प्रमोशन। अलग अलग मार्केटर अलग अलग चीज को यूज कर सकते हैं। सो आपको ये दो क्वेश्चन पढ़ने हैं। अभी दूसरा यहाँ पे क्या है, आईएमसी। आईएमसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिर्फ याद रखना, प्रमोशन और आईएमसी जो होता है वो सेम ही होता है। सिर्फ फर्क इतना है कि आईएमसी में, प्रमोशन में मैंने आप लोगों को क्या बोला, आप एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन ये सबको यूज करते हो और अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देते हो। आईएमसी में भी आप वही करते हो। इसमें इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। जैसे कि आप थोड़ा एडवर्टाइजिंग करते हो, थोड़ा सेल्स प्रमोशन करते हो, थोड़ा सा स्पॉन्सरिंग करते हो, थोड़ा पैकेजिंग के ऊपर आप ध्यान देते हो। ऐसे अलग अलग चीजों को आप मिक्सचर करके अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देते हो। दैट इज कॉल्ड एज आईएमसी, दैट इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। जैसे अमेजोन का सेल्स चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, सो आप लोग सिर्फ टीवी में ऐड नहीं करोगे, आप उसके बारे में पेपर में भी ऐड करोगे। आप लोग उसके बारे में कोई होर्डिंग्स वगैरह भी लगाओगे। तो अलग अलग जगह से आप लोग क्या कर रहे हो, लोगों को अपने ऑफर के बारे में, अपने सेलिंग के बारे, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हो। दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, मिक्सचर। आप अलग अलग तरीकों को यूज करके कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हो। सो आपको सिर्फ इतना याद रखना, प्रमोशन और आईएमसी जो होता है वो सॉर्ट ऑफ सेम ही होता है। तो अगर आपको पूछेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ आईएमसी, तो आपका आंसर क्या होगा, सेम जो हम लोग ने इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन में देखा। अगर आपको पूछेंगे व्हाट आर द एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ आईएमसी, तो आपका आंसर क्या होगा, जो हम लोग ने यहाँ पे प्रमोशन के एलिमेंट्स देखे थे। सो इसमें आपको क्या करना है, दो क्वेश्चंस पढ़ना है और आपके चार आंसर रेडी हो जाते हैं। तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन पढ़ो, अगर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ आईएमसी पूछा तो सेम आंसर लिखोगे। आप लोग एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन पढ़ो, अगर अगर आपको कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ आईएमसी पूछा तो आपका आंसर सेम होगा। तो ये आपको क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के जाना है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 ए में आएगा। फिर आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट नोट के लिए पर्सनल सेलिंग के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। नाउ पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस कैसे होता है, तो जब भी आप लोग या सेल्समैन जो होते हैं वो प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हैं तो क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, कस्टमर्स को ढूंढना। आप लोगों को आपका प्रोडक्ट अगर बेचना है तो आपको पहले कस्टमर का नाम क्या है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ऐसे आप लोग क्या करोगे, उनके डिटेल कलेक्ट करोगे। उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग करना। सो प्रोस्पेक्टिंग मतलब कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स। फिर क्वालिफाइंग प्रोस्पेक्ट। क्वालिफाइंग प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है कि जिनका भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसमें से कौन से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा फाइंड आउट करना है। जैसे कि सपोज आप कार बना रहे हो, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करोगे कि भाई आपका कार जो है वो इतने लोगों को आप लोग टारगेट कर सकते हो बेचने के लिए। फिर उसमें से कितने लोगों की कैपेसिटी है जो आपके कार को परचेस कर सकते हो, वो थोड़ा सा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आजकल सोशल मीडिया वगैरह है, उसके थ्रू आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और आज उससे आप लोगों को कस्टमर को क्वालिफाई करना, या कौन सा कस्टमर इलिजिबल है जो आपके प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है, वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। फिर प्री अप्रोच का मतलब क्या होता है, आप कस्टमर को फोन करके उनके अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकते हो। फिर अप्रोच, अप्रोच मतलब उनको मिलने के लिए जाना। मिलने के लिए जाने के बाद में आप लोग क्या करोगे, उनको प्रेजेंटेशन दोगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी दोगे। ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन मतलब ऑब्वियसली आपने जानकारी दी है प्रोडक्ट की, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन होगा, कोई क्वेरी होगी तो वो लोग पूछेंगे, तो आपको उसको सॉर्ट आउट करना है। क्लोजिंग द सेल्स का मतलब क्या होता है, आपको अच्छे तरीके से सेल्स को क्लोज करना है। जैसे कि आप अगर अभी मुझे ऑर्डर प्लेस करते हो तो मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा, जो आपको बाद में नहीं मिल सकता। ऐसा आप लोगों को क्या करना है, इफेक्टिव क्लोजिंग ऑफ सेल्स करना है। और फिर फॉलोअप, फॉलोअप का मतलब क्या होता है, सपोज कस्टमर ने आपको बोला कि मैं 2 दिन के बाद मैं आपको बताता हूँ वगैरह, तो आप लोगों को उनको फोन करके पूछना है कि सर आप लोगों को आपको प्रोडक्ट की जरूरत है क्या, मैं आपको 2 दिन पहले प्रेजेंटेशन किया था मैंने। इस तरीके से आपको फॉलो अप करना है। और अगर सपोज कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट परचेस कर लिया था तो आपको उनको फोन करके पूछना है कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, या आपको और कोई रिक्वायरमेंट है क्या।
तो पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस क्या होता है कि कस्टमर्स को किस तरीके से प्रोडक्ट बेचा जाता है वो आप लोगों को यहाँ पे स्टेप्स लिखने हैं। तो पहले प्रोस्पेक्टिंग मतलब कस्टमर्स की डिटेल कलेक्ट की जाती है, उसमें से कौन से कस्टमर्स को टारगेट किया जाता है वो आप लोग शॉर्टलिस्ट करते हो। फिर प्री अप्रोच मतलब उनका अपॉइंटमेंट लिया जाता है, फिर अप्रोच, फिर उनको प्रेजेंटेशन किया जाता है, उनके ऑब्जेक्शन को सॉल्व किया जाता है, फिर क्लोजिंग ऑफ सेल्स करते हो और आप लोग उनको फॉलो करते हो। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट के लिए वगैरह आएगा, तो आप लोग इसको थोड़ा याद रखना। उसके बाद में स्किल्स फॉर इफेक्टिव सेलिंग। अभी ये थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर आप लोग लिख सकते हो। सपोज आप सेल्समैन हो, सेल्समैन के पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन, फिर इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल मतलब लोगों को हैंडल करना। मेंटल क्वालिटी, मेंटल क्वालिटी का मतलब क्या होता है, कस्टमर अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है सडनली तो क्विकली आपको आंसर देने आना चाहिए। फिर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए, कंपनी का नॉलेज होना चाहिए। आधा अधूरा अगर नॉलेज होगा तो कस्टमर फिर क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट के ऊपर डाउट करेगा और प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेगा। आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, पेशेंस होने चाहिए, मतलब कस्टमर जो है वो शायद तक ऐसे हो सकता है कि 4 कस्टमर्स ने कंटिन्यूसली आपके प्रोडक्ट के लिए रिजेक्ट कर दिया। सो पेशेंस रखो, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, फर्म होने चाहिए और हार्ड वर्किंग होने चाहिए। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोगों को ये आंसर लिखना है कि एक इफेक्टिव सेल्समैन बनने के लिए क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ने हैं, मैंने आपको बोला ये आपको लॉन्ग आंसर में आ सकते हैं और ये आपको शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4A, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी क्वेश्चन नंबर 4C, बी को आप लोग स्किप कर सकते हो। सी के लिए आप लोगों को फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 क्वेश्चन दिए, उसमें से आप लोगों को कोई भी एक आ सकता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या होता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने आपको बोला था 4P होता है, उसमें जो फोर्थ वाला पी होता है, प्लेस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ही होता है तुम्हारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्लेस बोलो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या सेलिंग बोलो, वन एंड द सेम। सबसे पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये है, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आप लोग जब प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाते हो वो किसके ऊपर डिपेंड होता है। तो सबसे पहले है कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक। नाउ कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि कस्टमर्स आपके अगर एक ही एरिया में होंगे, मतलब एक ही जगह पे है, तो ऑब्वियसली आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट चैनल यूज करोगे। लेकिन आपके कस्टमर अलग अलग एरिया में है, जैसे कि कुछ कस्टमर आपके महाराष्ट्र में है, कुछ राजस्थान में है, कुछ पंजाब में है, कुछ दिल्ली में है, तो उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ेगा। मतलब मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, या मैन्युफैक्चरर टू एजेंट टू रिटेलर टू कंज्यूमर, ऐसा चैनल यूज करना पड़ेगा। तो कस्टमर आपके कॉन्सेंट्रेटेड होंगे तो आप लोग डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे। कस्टमर्स अगर आप लोगों के डिस्पर्स्ड होंगे, मतलब अलग अलग एरिया में होंगे, तो आप लोग इनडायरेक्ट चैनल यूज करोगे। प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, आपका प्रोडक्ट कैसा है, जैसे पेरिशेबल प्रोडक्ट होगा, जैसे मिल्क है, फ्लावर्स वगैरह है, या दूसरा कोई भी पेरिशेबल प्रोडक्ट होगा, तो आप लोग उसके लिए क्या करोगे, डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे, क्योंकि इनडायरेक्ट चैनल में क्या होगा, प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। और अगर सपोज ड्यूरेबल प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली आप लोग इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हो। सपोज आपका लग्जरी प्रोडक्ट है, जैसे कोई ज्वेलरी है या कोई बड़ा कार वगैरह का ब्रांड है, तो उसको आप कैसे बेचोगे, तो आपका खुद का आप एक्सक्लूसिव स्टोर स्टार्ट करके उसके थ्रू बेच सकते हो। जैसे आपका कार का एक शोरूम आपने स्टार्ट किया और उसके थ्रू आप कार को बेच रहे हो, किसी रिटेलर्स के थ्रू वगैरह, या ऐसे आप लोग नहीं बेचोगे उसको। तो बेसिकली आपको क्या लिखना है यहाँ पे, आप डायरेक्ट चैनल यूज करोगे, इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे, लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे या शॉर्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे, वो आपको लिखना है। जैसे मैंने आपको बोला, कस्टमर्स अगर कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब एक ही एरिया में है, तो आप लोग डायरेक्ट चैनल यूज करोगे। कस्टमर्स अगर डिस्पर्स्ड है तो आप लोग इनडायरेक्ट चैनल यूज करोगे। हम्म? फिर एरिया कवरेज, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत बड़ा एरिया कवर करना है तो आप लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे। अगर आपको छोटा सा एरिया कवर करना है तो आप स्मॉल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे। सो ये आंसर का अगर डिटेल आपको चाहिए तो ऑब्वियसली मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बताने की कोशिश की है कि भाई फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड होता है। फिर एकदम इजी क्वेश्चन, कौन से टाइप के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। सो यहाँ पे याद रखना, 2 टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है तुम्हारा ट्रेडिशनल और एक होता है कंटेम्प्रेरी। ट्रेडिशनल मतलब पुराने टाइम से हम लोग यूज करते आ रहे हैं वो, और कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, मॉडर्न, अभी के टाइम पे जो यूज किया जाता है। सो कंटेम्प्रेरी एकदम इजी है, जैसे मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर जिसको डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर एजेंट होलसेलर रिटेलर टू कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर एजेंट रिटेलर टू कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर होलसेलर रिटेलर टू कंज्यूमर,
मैन्युफैक्चरर होलसेलर टू कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर रिटेलर टू कंज्यूमर। ऐसे आप लोगों को अलग अलग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करना है। अभी यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग चैनल यूज किया जाता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल गुड्स है, तो इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए आप लोग क्या यूज करोगे, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर वाला। तो उसके अंदर आपको एग्जांपल भी लिखना है कि ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज किया जाता है। पेरिशेबल गुड्स होंगे तो उसके लिए भी आप लोग ये चैनल को यूज करोगे, या कुछ मार्केटर डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करना चाहते हैं तो ये चैनल को यूज करते हैं। फिर ये चैनल को कब यूज किया जाता है, जब आपको बहुत बड़े मार्केट में आपके प्रोडक्ट को बेचना होता है। जैसे कि अलग अलग स्टेट में आप आपके प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, सब जगह पे प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो उसमें आप लोग ये चैनल को यूज करते हो। या आपको इंडिया में, चाइना में, अमेरिका में, सब जगह पे आपके प्रोडक्ट को बेचने हो चाहते हो तो ये आप चैनल को यूज करते हो। फिर आप लोगों को मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेल, रिटेलर टू कंज्यूमर, जब भी आप लोग होलसेलर को नहीं चाहते हो तो वहां पे आप लोग क्या करते हो, एजेंट को अपॉइंट करते हो। इसकी वजह से क्या होता है, मैन्युफैक्चरर का बर्डन कम हो जाता है। मैन्युफैक्चरर सिर्फ प्रोडक्ट बना के एजेंट को दे देता है, एजेंट होलसेलर का सारा काम करता है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट बना के देना है, बाकी सब एजेंट देख लेंगे। फिर ये काफी नॉर्मल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो सब जगह पे होता है, जैसे आपको एफएमसीजी प्रोडक्ट बेचने हैं, कपड़े वगैरह बेचने हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, ये चैनल को यूज करते हो, जहां पे मैन्युफैक्चरर होलसेलर को गुड्स देते हैं, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को। ये चैनल कब यूज होता है, तो जैसे कंस्ट्रक्शन के गुड्स होते हैं, जैसे कि टाइल्स है, रेती है, ईट है, ओके। तो ये प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप लोग मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, कंज्यूमर को यूज करते हो। जैसे कि आपको ईट खरीदना है, या रेती खरीदना है, सीमेंट खरीदना है, तो ऑब्वियसली आप ये कम क्वांटिटी में परचेस नहीं करते हो, लार्ज क्वांटिटी में परचेस करते हो। तो ये कैसे बेचा जाता है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, और होलसेलर से कंज्यूमर को आता है। वैसे ही मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर, जैसे कि आप लोग बिग बाजार, डीमार्ट, ये सब कौन है, रिटेलर्स है। तो ये लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर के पास से परचेस करते हैं और कंज्यूमर को बेचते हैं, उसमें होलसेलर नहीं होता है ऐसे। कैनलाइजिंग एजेंसी, कैनलाइजिंग एजेंसी मतलब कुछ प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने के लिए कैनलाइजिंग एजेंसीज को यूज किया जाता है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आप लोग डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, उसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है उसके थ्रू बेचना पड़ता है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आपका क्या हो गया, कैनलाइजिंग एजेंसी। फिर मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उसको आप लोग डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आप लोगों को कैनलाइजिंग एजेंसीज को यूज करना पड़ता है। फिर आपका मैन्युफैक्चरर, कोऑपरेटिव, डीलर्स टू कंज्यूमर, जैसे कि एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके लिए ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है। जैसे मिल्क है, सो मिल्क का प्रोड्यूसर जो होगा वो क्या करेगा, मिल्क को लाके कोऑपरेटिव को देगा, कोऑपरेटिव वाले क्या करेंगे, डीलर्स को देंगे, और डीलर फिर क्या करेंगे, कंज्यूमर को बेचेंगे। सो एग्रीकल्चर गुड्स या डेयरी गुड्स जो होते हैं उनके लिए ये चैनल यूज किया जाता है। सो अलग अलग चैनल के बारे में आपको लिखना है, और कौन सा चैनल कब यूज किया जाता है वो आपको थोड़ा याद रखना है। तो ये आपके ट्रेडिशनल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, याद रखना। और अगर आपको एग्जाम में पूछा है कंटेम्प्रेरी चैनल्स, तो आप लोगों को ये सब लिखने हैं। अभी इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मेरे वीडियो में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से थोड़ा सा देखना। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है लॉन्ग के लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 4A में आपको इसमें से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4C में आपको इसमें से क्वेश्चन आएगा, और बाकी के ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के लिए आएंगे, तो वो थोड़ा सा देखिएगा। देन आता है आपका मॉड्यूल नंबर 4। मॉड्यूल नंबर 4 जो है वो अभी जो आप लोगों के रिसेंट मार्केटिंग के तरीके हैं उसके बारे में है। इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन मार्केटिंग याद रखना है। अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से अनएथिकली मार्केटिंग किया जाता है। सो चिल्ड्रन को टारगेट किया जाता है, मतलब बच्चों को टारगेट किया जाता है कि बच्चों के पास ये प्रोडक्ट होना चाहिए, फिर बच्चे क्या करते हैं, जिद करते हैं, और कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो बच्चों के लिए अच्छे नहीं भी होते हैं, तो ये अनएथिकल मार्केटिंग होता है। जानबूझ के बच्चों के ऊपर प्रेशर जो होता है वो डाला जाता है प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, उस हिसाब से वो लोग एडवर्टीजमेंट वगैरह बनाते हैं। अनहेल्दी प्रोडक्ट जैसे सिगारेट वगैरह बेचना, अल्कोहल वगैरह बेचना, उसका मार्केटिंग करना, वो अनएथिकल मार्केटिंग है। अनएथिकल प्राइस, बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करना। अनएथिकल प्रमोशन मतलब ऐसे आप लोग कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देते हो जो गलत होता है, जैसे कि 15 दिन में हाइट बढ़ाओ, 15 दिन में इंग्लिश सीखो, तो ये अनएथिकल प्रमोशन है, ओके। या गलत इंफॉर्मेशन देना, मिस रिप्रेजेंटेशन करना, कस्टमर को गुमराह करना, तो ये क्या है, आपका गलत तरीके से मार्केटिंग है। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, काफी सारे सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट करते हैं। एंडोर्समेंट मतलब क्या, प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं लेकिन एक्चुअली में खुद वो प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, तो ये भी अनएथिकल मार्केटिंग ही हो गया। रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज है उनके ऊपर केस हुए, बिकॉज वो खुद वो प्रोडक्ट को यूज नहीं करते और कस्टमर्स को रिकमेंड करते हैं इसके वजह से। आर्टिफिशियल शॉर्टेज, कुछ मार्केटर्स क्या करते हैं, जानबूझ के प्रोडक्ट को छुपा के रखते हैं, क्योंकि आपको पता है शॉर्टेज क्रिएट होने की वजह से डिमांड बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है।
और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि कस्टमर जो है ज्यादा प्राइस देने के लिए रेडी होते हैं, तो कुछ लोग जानबूझ के प्रोडक्ट को छुपा के रखते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अनएथिकल मार्केटिंग। प्रोडक्ट काउंटर फिटिंग मतलब दूसरे के प्रोडक्ट को कॉपी करके बेचना। जैसे कि आपने देखा होगा कि बीच में बहुत सारे मूवीज जो होते थे उसको शूट किया जाता था और उसको ऑनलाइन अपलोड किया जाता था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो मूवी मेकर्स है उनको काफी ज्यादा लॉसेस हो रहे थे, तो उन्होंने केस किया था, फिर बाद में अभी उसको बैन कर दिया गया, तो ये भी अनएथिकल मार्केटिंग है। प्राइवेसी कंसर्न का मतलब क्या होता है, कस्टमर का डेटा किसी को बेचना, कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नाम वगैरह किसी को बेचना उनके परमिशन के बिना, उसको भी अनएथिकल मार्केटिंग बोलते हैं। और डिग्रेड राइवल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, राइवल मतलब कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर का नाम खराब करना और अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाना, ये भी अनएथिकल मार्केटिंग है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन याद रखना है कि किस तरीके से अनएथिकल मार्केटिंग के प्रैक्टिसेस होते हैं। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंज्यूमर्स के राइट्स के लिए काम करते हैं। जैसे ट्रेड यूनियन होते हैं, ट्रेड यूनियन किसके लिए काम करते हैं, एम्प्लॉयज के लिए। वैसे ही कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं कंज्यूमर्स के लिए काम करते हैं। सो ये क्या काम करते हैं, तो कंज्यूमर के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं उनके राइट्स के बारे में। कंज्यूमर के लिए वो लोग क्वालिटी टेस्ट करते हैं, जैसे कि मैगी का प्रॉब्लम हुआ था, तो किसी ना किसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने उसका टेस्टिंग किया होगा और उनको पाया गया होगा कि उसके अंदर काफी ज्यादा लीड है करके। सो ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट का टेस्टिंग करते हैं और वो प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसे है वो फाइंड आउट करते हैं। लीगल असिस्टेंस, अगर किसी कस्टमर के अगेंस्ट चीटिंग हुआ है तो उसको लीगल असिस्टेंस करते हैं कि कैसे केस फाइल करना है, कैसे एप्लीकेशन लिखना है। ओके, वो सब। फिर ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है कि आंदोलन करना, अगर कोई कंपनी जो है वो अगर अनएथिकल मार्केटिंग करती है, जैसे पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट कर रही है या खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रही है, हार्मफुल प्रोडक्ट बेच रही है, तो उनके अगेंस्ट वो लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देना, फिर कस्टमर के कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करना, इंफॉर्मेशन पब्लिश करना, जैसे कि कैसे मिलावट की जाती है, कंज्यूमर के कौन से कोर्ट है, कहाँ पे कोर्ट है, कैसे जाके फाइल करना है केस को, ये सब इंफॉर्मेशन कस्टमर को दिया जाता है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे लिखना है कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर्स के लिए क्या क्या काम करती है। तो थोड़ा ये पॉइंट्स आपको देख के जाना है। उसके बाद में आप लोगों को ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर मार्केट लीडर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर मार्केट चैलेंजर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर मार्केट फॉलोवर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर निश मार्केटर, ये क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा अगर इग्नोर करोगे तो चलेगा, बिकॉज ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने और आपको जानना है कि अलग अलग कौन सी स्ट्रेटेजी होती है और उसमें क्या किया जाता है, तो मेरे वीडियोज है जिसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ ये बताया हुआ है। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है लेकिन याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए आप लोग अगर ये पूरा पोर्शन जो है वो अगर नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपका फिर उस हिसाब से एक हाथ स्ट्रेटेजी तो आपको पूछा ही जाएगा, तो आपको वो मार्क वहां पे जा सकता है। तो आप लोग डिसाइड करना आपको ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। सिर्फ इतना ही याद रखना, मार्केट लीडर मतलब कौन होते हैं, जो टॉप पोजीशन पे होते हैं, मतलब फर्स्ट नंबर पे होते हैं। जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं फोर व्हीलर की, तो फोर व्हीलर में सबसे टॉप में कौन आएगा, सपोज हीरो होंडा है। फिर हम लोग अगर सपोज बात करते हैं फास्ट फूड की, तो फास्ट फूड में सबसे ज्यादा टॉप में कौन आता है, तो मैकडोनल्ड है, तो ये मार्केट लीडर है। सो मार्केट लीडर कैसे अपना स्ट्रेटेजी यूज करते हैं और अपने पोजीशन को बचाते हैं। मार्केट चैलेंजर मतलब क्या, जो मार्केट लीडर को चैलेंज करते हैं, मतलब जो सेकंड पोजीशन पे होते, थर्ड पोजीशन पे होते या फोर्थ पोजीशन पे होते हैं मार्केट में। तो मार्केट चैलेंजर मार्केट लीडर के पोजीशन पे जाने के लिए क्या क्या करते हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। मार्केट फॉलोअर मतलब वो होते हैं जो मार्केट लीडर को फॉलो करते हैं, मतलब उनके जैसा प्रोडक्ट कॉपी करके मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं। और निश मार्केटिंग मतलब याद रखना, निश का मतलब होता है स्मॉल मार्केट, मतलब यहाँ पे आप लोग बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं बेचते हो, यहाँ पे आप लोग बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट को नहीं बेचते हो, आप लोग कुछ मार्केट के ऊपर या एक आध मार्केट के ऊपर फोकस करते हो। आप लोग कुछ प्रोडक्ट या एक आध प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हो, जैसे रिलायंस है, टाटा है, ये लोग को हम लोग निश मार्केटर नहीं बोल सकते, बिकॉज ये लोग बहुत सारे बड़े मात्रा में बिजनेस करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट को बेचते हैं, बहुत सारे मार्केट में ये लोग अपने प्रोडक्ट को लेके जाते हैं। सो दीज आर नॉट द निश मार्केटर। निश मार्केट का मतलब क्या होता है कि आप लोग एक प्रोडक्ट को ही बेच रहे हो या दो तीन प्रोडक्ट को ही बेच रहे हो आप लोग, या आप लोग सिर्फ एक ही मार्केट में बिजनेस कर रहे हो या दो तीन मार्केट में आपका बिजनेस कर रहे हो आप लोग, आप एक ही तरीके के कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, मतलब यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, स्मॉल स्केल में आपके बिजनेस को कर रहे हो। मतलब स्मॉल स्केल मतलब क्या होता है, कम कैपिटल नहीं, स्मॉल स्केल मतलब एक ही टाइप का कस्टमर या दो तीन टाइप के कस्टमर, एक ही टाइप का प्रोडक्ट या दो तीन टाइप के कस्टमर प्रोडक्ट, एक ही टाइप का मार्केट या दो तीन टाइप के मार्केट, ऐसे आप लोग आपका बिजनेस चलाते हो। जैसे कि सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं नाइकी का, तो नाइकी वाले क्या करते हैं, तो वो लोग सिर्फ स्पोर्ट्स की गुड्स बेचते हैं, तो एक ही टाइप के प्रोडक्ट के ऊपर वो लोग फोकस कर रहे हैं, दैट इज द निश मार्केटिंग।
ओके, वो लोग का टारगेट एक ही है कि जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड लोग हैं उनके लिए। सो इस तरीके से आपको क्या करना है कि निश मार्केटिंग का मीनिंग याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको याद रखना है। फिर बाद में आप लोगों को याद रखना है स्ट्रेटेजी फॉर इफेक्टिव रूरल मार्केटिंग। मतलब रूरल एरिया में अगर आप लोगों को मार्केटिंग करना है तो कैसे मार्केटिंग करना है, क्योंकि रूरल एरिया का मार्केटिंग और अर्बन एरिया का मार्केटिंग अलग होता है। तो उसमें आपको लिखना है कि रूरल एरिया में प्रोडक्ट कैसा होता है। तो रूरल एरिया में आप लोग जब प्रोडक्ट को बेचते हो तो आप लोगों को वो प्रोडक्ट जो है रूरल एरिया के रूरल एरिया के जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखे, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना के वहां पे बेचना है। जैसे कि सपोज आप बाइक बेच रहे हो, सो रूरल एरिया में आप लोग कोई भी डेलिकेट बाइक नहीं बेचोगे, मतलब जो एकदम नाजुक सी ऐसे बाइक हो सब, क्योंकि वहां के रोड की कंडीशन वैसी नहीं होती है। फिर आप लोग वहां पे कैसे बाइक बेचोगे, जो थोड़े स्टर्डी होते हैं, स्टर्डी मतलब थोड़े रफ एंड टफ होते हैं, वहां के रोड के लिए सुटेबल होगा। सो रूरल एरिया के लोगों के जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो अलग है। या फिर आप बहुत ज्यादा लग्जरियस प्रोडक्ट वहां पे नहीं बेचोगे, जैसे करोड़ों रुपए की कार वगैरह वहां पे प्रमोट किया, करोड़ों रुपए की ज्वेलरी वहां पे प्रमोट की, लाखों रुपए के परफ्यूम्स या फिर लाखों रुपए के पर्स वगैरह जो होते हैं वहां पे आप प्रमोट करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वहां के जो कस्टमर्स है उन लोगों को इतने लग्जरियस इतने कॉस्टली प्रोडक्ट जो होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, या फिर वो उतना उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो वहां के कस्टमर्स को आप लोग कैसा प्रोडक्ट बेचोगे, तो थोड़े से मतलब रीजनेबल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, या फिर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होने चाहिए, या वहां पे जो कंडीशन है उसके हिसाब से प्रोडक्ट होना चाहिए। पैकेजिंग, ज्यादा पैकेजिंग के ऊपर खर्चा नहीं करना है, बिकॉज पैकेजिंग के ऊपर ज्यादा खर्चा करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ेगा, और फिर कॉस्ट बढ़ेगा तो वो लोग प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेंगे। सो कम से कम पैकेजिंग और सस्ती पैकेजिंग करके आप लोग वहां पे प्रोडक्ट को बेच सकते हो। अर्बन एरिया में थोड़ा पैकेजिंग के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि वहां के कस्टमर थोड़े अलग होते हैं। प्राइस, रूरल एरिया में जब प्राइस आप लोग चार्ज करते हो थोड़े रीजनेबल ही रखना है, हाई प्राइस नहीं रखना है, अदरवाइज कस्टमर्स विल नॉट बाय द प्रोडक्ट। प्रमोशन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे दो तरीके से प्रमोशन होता है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में क्या किया जाता है, पपेट्री शोज होते हैं। फिर बाद में आपने देखा होगा कि एलिफेंट कार्ट वगैरह होते हैं, मतलब हाथी के ऊपर एक ऐसा कार्ट रखा जाता है और उसके ऊपर ऐसे बोर्ड वगैरह लगाए जाते हैं। फिर आप लोग देखते हो कि जो गांव का ये सरपंच के ऑफिस वगैरह जो होते हैं या पंचायत वगैरह होती है, वहां के दीवारों को पेंट किया जाता है, या बहुत सारे दीवारों के ऊपर उन लोग को क्या करना पड़ता है, पेंटिंग करके वो लोग लोगों को प्रमोशन करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। फिर गांव में जो फेयर वगैरह लगते हैं या बाजार वगैरह लगते हैं, तो उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, अनाउंसमेंट वगैरह करते हैं। तो इस तरीके से पुराने तरीके यूज करके प्रमोशन किया जाता है। और आज के समय पे इंटरनेट का यूज किया जाता है, टीवी का यूज किया जाता है, होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, उसके थ्रू भी प्रमोशन किया जाता है। फिर गांव में कैसे प्रमोशन करना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। डिस्ट्रीब्यूशन अभी गांव में कैसे होता है कि कस्टमर जो होते हैं डिस्पर्स होते हैं, मतलब एक गांव यहाँ पे, फिर दूसरा गांव कहीं पे दूर, तीसरा गांव कहीं पे दूर, काफी ज्यादा डिस्टेंस पे गांव होते हैं। मुंबई शहर या फिर दिल्ली शहर के जैसा नहीं है कि एक ही एरिया में आपको बहुत सारे कस्टमर मिल जाएंगे। सो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको खुद का एक डिस्ट्रीब्यूशन वैन परचेस करना पड़ेगा, ताकि आप अलग अलग जगह पे जाके कस्टमर को प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या फिर आप एक वैन को हायर कर सकते हो, भाड़े से ले सकते हो, और आप लोग प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आपका खुद का वैन होना चाहिए। और सेल्स फोर्स मैनेजमेंट मतलब क्या कि रूरल एरिया में कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के लिए आप लोगों को सेल्स फोर्स को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा, वहां का लैंग्वेज उनको सिखाना पड़ेगा, उनको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे सेल्समैन रूरल एरिया में जाके प्रोडक्ट को बेचना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि शहरों में प्रोडक्ट बेचना ईजी हो जाता है, रूरल एरिया में उतना नहीं होता है। एक तो बहुत ज्यादा उनको समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है। तो उसके लिए आप लोगों को सेल्स फोर्स को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा। सो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद रखना है कि रूरल एरिया में मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, पैकिंग, प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स मैनेजमेंट, ये सब कैसे होना चाहिए वो याद रखना। डिजिटल मार्केटिंग मतलब कैसे डिजिटली इंटरनेट का यूज करके, सोशल मीडिया का यूज करके मार्केटिंग किया जाता है, वो आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। इसमें आप लोग सोशल मीडिया लिखो। फिर बाद में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब गूगल के अंदर हम लोग प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, और फिर हम लोग को वो प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनीज का नाम हमारे सामने आता है। मोबाइल के ऊपर मार्केटिंग किया जाता है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जैसे आप लोग देखते हो कि आप लोग का लेंस कार्ड जो है उसमें आप क्या करते हो, उनका ऐप डाउनलोड करके आपके फेस को आप स्कैन करते हो। फिर अलग अलग आप लोग क्या कर सकते हो, जो आपके स्पेक्स होते हैं वो आपके ऊपर कौन सा स्पेक अच्छा लगता है वो आप लोग वहां पे देख सकते हो। फिर आपको आजकल ऐसे स्क्रीन निकला है जिसके वो सामने आपको खड़े रहना है, और आपको अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो आप लोग आपके ऊपर ट्राई करके देख सकते हो, मतलब आपको ट्रायल रूम में जाके कपड़े चेंज करके देखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन के सामने आपके ऊपर वो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा वो आपको पता चलता है।
फिर बाद में आपको घड़ी परचेस करनी है, तो घड़ी परचेस करने के लिए आप लोग आपके हाथ को स्कैन कर सकते हो और अलग अलग घड़ी आपके ऊपर कैसे लग रहा है वो आप लोग देख सकते हो। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर आजकल रोबोट्स को यूज किया जाता है, रोबोट हम लोग को सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे सीरी वगैरह है। ओके, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाता है मार्केटिंग के लिए। फिर चैट बॉक्स होते हैं। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो कंपनी के वेबसाइट पे जाके आप लोग चैट बॉक्स में आपकी क्वेरी लिख सकते हो, वो आपके क्वेरी को आंसर करते हैं। एंड देन लाइव वीडियो। लाइव वीडियो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वीडियो बनाए जाते हैं प्रोडक्ट के बारे में, और उसको आप लोग सोशल मीडिया पे वगैरह वायरल कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हो। सो ये डिजिटल मार्केटिंग के तरीके हैं कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग किया जाता है। तो आप लोगों ने तो काफी ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग देखा है, तो सबके आपको नाम लिखने की किस तरीके से डिजिटल या इंटरनेट को यूज करके यहाँ पे मार्केटिंग किया जाता है। ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है, तो आपको पता है कि ग्रीन मार्केटिंग मतलब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जाती है। जहां पे आप लोगों को एग्जाम्पल लिखना है तो सिस्का एलईडी लाइट का एग्जाम्पल दे सकते हो, एलजी के वॉशिंग मशीन का वगैरह, या एलजी के दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसका एग्जाम्पल दे सकते हो कि एलजी के प्रोडक्ट में एक खासियत होती है कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। या फिर क्लासमेट के बुक्स होते हैं जो इको फ्रेंडली होते हैं। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, ग्रीन मार्केटिंग जो है उसके बारे में लिखना है कि ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस, कि ग्रीन मार्केटिंग की वजह से क्या होगा, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन होगा, लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, कंपनी की इमेज अच्छी बनेगी, कंपनी कंपटीशन को फेस कर पाएगी। फिर गवर्नमेंट कंपनी के वो ज्यादा कंट्रोल नहीं रखेंगे, क्योंकि जो कंपनियां एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है उसके ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं। आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल होगी और कस्टमर्स को भी बेनिफिट मिलेगा। तो ग्रीन मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस आपको लिखते हैं। इसके बाद में आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आप लोग स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे आ जाओ कि स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग। तो ऑलरेडी हम लोग ने स्किल्स देखे थे कि आप लोगों को मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या स्किल चाहिए। तो कम्युनिकेशन होना चाहिए आपको, हार्ड वर्किंग वगैरह होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये आपको आना चाहिए। तो ये थोड़ा दिमाग लगा के आप लोग आंसर लिख सकते हो। ये दो क्वेश्चन एकदम इजी है। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग सक्सेस ऑफ द ब्रांड इन इंडिया और रीजन फॉर फेलियर ऑफ ब्रांड इन इंडिया, मतलब एक ब्रांड जो है, एक प्रोडक्ट जो कैसे सक्सेसफुल होता है और एक प्रोडक्ट कैसे फेल होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो एक ब्रांड कैसे सक्सेसफुल होता है, तो उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट होने चाहिए ताकि आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाओ। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है तो वो लोग आइसक्रीम भी बेचते हैं, चॉकलेट्स भी बेचते हैं, डिटर्जेंट पाउडर भी बेचते हैं, सोप भी बेचते हैं, तो ऐसे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो है वो लोग बेचते हैं। इनोवेटिवनेस मतलब आप लोग कुछ ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट बना के कस्टमर्स को बेचो। रीजनेबल प्राइस मतलब क्या, कि आप लोगों को प्राइस थोड़ा सा रीजनेबल रखना है, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज करना है। फिर आप लोगों का जो एड होता है वो थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, जैसे कि रमेश एंड सुरेश आप लोगों को पता होंगे जो 5 स्टार में यूज किए जाते हैं। फिर आप लोगों ने फेविक्विक का एड देखा होगा, उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेशन दिखाया जाता है। फिर अमूल का एडवर्टीजमेंट आप लोग देखते हो, कैडबरी डेयरी मिल्क का एड आप लोग देखते हो। ये काफी क्रिएटिव एड होने की वजह से लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और उसकी वजह से वो ब्रांड सक्सेसफुल हो पाए हैं। यूनिकनेस मतलब कि आपका प्रोडक्ट जो है यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए, जिसकी वजह से कस्टमर जो अट्रैक्ट होंगे। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हो तो उसकी वजह से आपका ब्रांड सक्सेसफुल हो सकता है। जैसे ऑनलाइन सेलिंग सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, तो फ्लिपकार्ट ने स्टार्ट किया था। या ऑनलाइन पेमेंट जो है वो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, तो पेटीएम ने, उसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो पाया। सो कोई भी चीज को जब आप फर्स्ट टाइम ऑफर करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका ब्रांड सक्सेसफुल होता है। और कंसिस्टेंसी मतलब कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में आप कंसिस्टेंसी रखो। तो इस तरीके से एक ब्रांड कब सक्सेसफुल होता है उसके बारे में आपको लिखना है। और इसका ही अपोजिट होता है, एक ब्रांड फेल कब होता है। तो क्वालिटी अगर आप लोग की पुअर होगी तो आपका ब्रांड अनसक्सेसफुल हो सकता है। प्राइस आपका बहुत ज्यादा है, आपका एड कैंपेन इतना ज्यादा क्रिएटिव नहीं है, आपका प्रोडक्ट जो है वो यूनिक नहीं है, आपके एड कैंपेन इतनी अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से आपका ब्रांड क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। तो एकदम इजी आंसर है। अगेन आप लोगों को यहाँ पे दिमाग यूज करके थोड़ा सा ये आंसर्स को लिखना है। सो इस तरीके से ये जो मॉड्यूल है उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन मार्केटिंग पढ़ो, जनरल रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ये आप लोगों को पढ़ना है। फिर रूरल मार्केटिंग कैसे किया जाता है उसका स्ट्रेटेजी, डिजिटल मार्केटिंग कैसे किया जाता है उसके सारे टाइप्स आपको लिखने हैं, ग्रीन मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस लिखने हैं। और ये सारे जो क्वेश्चन है आप लोगों को दिमाग यूज करके कि स्किल्स क्या क्या लगते हैं, एक ब्रांड कब सक्सेसफुल होता है, एक ब्रांड कब फेल होता है, ये सब आपको लिखना है। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है आपको इसको पढ़ना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे एक सिस्टमेटिक स्टडी करनी है। सिस्टमेटिक स्टडी करने की वजह से क्या होगा कि आप लोगों को यहाँ पे लॉन्ग आंसर, शॉर्ट नोट्स
और आप लोगों को अगर ऑब्जेक्टिव कोई भी आएगा तो वो आप लोगों को याद करने में हेल्प होगा। दूसरा, आप लोगों को हर एक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज बताई कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग क्या होता है, या फिर मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रांड इक्विटी क्या होता है, ब्रांड पोजिशनिंग क्या होता है। फिर बाद में मैंने आप लोगों को और भी टर्मिनोलॉजीज बताई, जैसे एमआईएस क्या है, डेटा माइनिंग क्या होता है। इसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या, हर एक कॉन्सेप्ट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जब मीनिंग आपको पता होगा तो आप लोग ऑब्जेक्टिव अच्छे से लिख पाते हो। प्लस लॉन्ग आंसर्स कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, वो मैंने आप लोगों को बताया। दूसरा एक ही चीज यहाँ पे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एम्फोसिस करते हैं कि हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे एग्जामिनेशन है तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब इवन पेपर सेटर्स को पता नहीं होगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन वहां पे आने वाला है करके। सो जब आप लोगों को सबको पेपर्स आते हैं तभी सबको पता चलता है कि भाई ये पेपर है, ये क्वेश्चन है करके। उसके पहले किसी को भी पता नहीं होता। लेकिन बहुत सारे कोचिंग क्लासेस वगैरह होते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो ऐसा क्लेम करते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा। तो उनके लिए मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आप लोगों को कैसे पता कि ये क्वेश्चन आएगा करके, जबकि खुद पेपर सेटर्स को वगैरह पता नहीं होते हैं। सो आप लोगों को, स्टूडेंट्स को मेरा यही कहना है कि ये ऐसा टाइम है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे रूमर्स आएंगे, बहुत सारी चीजें आपको बोली जाएगी और आप लोग टोटली कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे अच्छा आप लोग क्या करो, सिस्टमेटिक पढ़ाई करो। मैंने जैसे आप लोगों को बोला है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको, यहाँ पे ये आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है, इसका ये मीनिंग है। ऐसा अगर आप लोग पढ़ाई करके जाओगे तो कुछ भी अगर आएगा तो आप लोग उसको आंसर कर पाओगे। लेकिन अननेसेसरी आप रूमर के ऊपर अगर ध्यान रखोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे और आप लोगों का पढ़ाई सिस्टमेटिक हो नहीं पाएगा और ऑब्वियसली आपके मार्क्स जो अफेक्ट हो सकते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने 2 साल ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह दिए हैं, जिसकी वजह से आपका राइटिंग प्रैक्टिस या लर्न करने का जो प्रैक्टिस है थोड़ा सा आप लोगों का स्लो डाउन हुआ रहेगा। तो अगर अभी भी आपके पास काफी ज्यादा अच्छा टाइम है तो आप लोग क्या करो, ये वीडियो को 3 से 4 बार देखो। फिफ्थ टाइम पे आप लोग देखना, 100% आप लोगों को एक खुद ही आप लोग डिफरेंस देख पाओगे कि आपको फिफ्थ टाइम पे याद आ रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग में ये पॉइंट्स आएंगे, या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर में ये पॉइंट्स आएंगे, या फिर आप लोगों को एक ब्रांड सक्सेसफुल होने के लिए ये पॉइंट्स आएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो जो है एक बार देख के नहीं होने वाला है, 3 से 4 बार आप लोग देखना और आप लोग देखोगे कि आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा कि कैसे वो आंसर को लर्न करना है या कौन से कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग है। ये एक वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया हुआ है कि किस तरीके से मीनिंग याद करना है या किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर याद करना है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आ सकता है, वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। दूसरा, मार्केटिंग के अंदर आप लोगों को, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर 7.5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को 7 से 8 पॉइंट लिखना है। और शॉर्ट नोट जो 5 मार्क के लिए आता है वहां पे आपको 5 से 6 मार्क्स लिखना है, आंसर लिखना है। आपको बहुत ज्यादा आता है इसके लिए आपने 12-12 पॉइंट लिख के रखे, तो वैसा मत करना, बिकॉज आपका टाइम वहां पे जा रहा है। उसके बदले में आप दूसरे आंसर्स लिख सकते हो। तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करके लिखने की कोशिश करो। जो भी आपको 7.5 मार्क के लिए 8 पॉइंट्स आते हैं वो अच्छे से लिखो और फिर बाद में आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखो। दूसरा, प्रेजेंटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, जहां पे पॉसिबल होगा वहां पे एग्जांपल दे दो। आपने अगर मेरे वीडियो को एकदम अच्छे से सुना होगा तो देखना मैंने हर एक जगह पे आप लोगों को एग्जांपल्स दिए हैं। और वो एग्जांपल जो आप लोगों को मैंने लाइव बताए, जो ऑलरेडी मार्केट में हो रहा है। सो आप लोगों को इस तरीके से मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए कि आपको अगर उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप लोग उसको आंसर कर पाओगे। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, पॉइंट्स को लर्न करते हैं, कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है। पर पॉइंट को लर्न करना है, वैसा मत करो। उसकी वजह से क्या होता है कि आप लोग जो वो कंप्लेंट करते हो ना, मैंने आंसर लर्न किया लेकिन भूल गया, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है। सो वीडियो को एकदम केयरफुली सुनना और देखना। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को आपको इजी लैंग्वेज में समझाया है और आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी बताया है। सो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद में आप लोगों को पॉइंट जो है उसको समझ पाओगे। दूसरा, आप लोग आंसर जब लिखते हो तो पेपर लिखते समय आप लोगों को क्या क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। अभी आपको जो आंसर शीट आता है, तो सपोज आपका ये आंसर शीट है। अभी आंसर शीट के अंदर आप लोगों को पता है मार्जिन होता है, तो सपोज दिस इज अ मार्जिन। अभी इसमें आपको क्या करना है, ये जो मार्जिन का एरिया होता है यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है और उसमें आप ए आंसर लिख रहे हो, सो सिर्फ इतना ही आप लोग यहाँ पे मार्जिन के बाहर लिखना। बाकी जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स आप लोग क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को मार्जिन के अंदर के साइड में लिखना। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 ए आया हुआ है, एक्सप्लेन द प्रोडक्ट डिसीजन एरिया। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ए लिखोगे और उसके पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 वगैरह जो है यहाँ पे आप मार्जिन के अंदर छोटा सा यहाँ पे लिखोगे। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर लिखा है, यहाँ पे आपने पॉइंट्स वगैरह लिखा है, यहाँ पे आपने स्टार्स वगैरह किए, तो ये बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है एरिया। तो आपको ये एरिया बिल्कुल भी कंजेस्टेड नहीं करना है। आपको पॉइंट जो है यहाँ पे लिखना है। आप चाहिए तो यहाँ पे एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करो और इस एरिया के अंदर
आपको चाहिए तो यहाँ पे आप एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करो और यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट्स लिखने हैं। और हमेशा पॉइंट जो 1 2 3 में लिखना है। बहुत सारे बच्चे ABC या ऐसे स्टार वगैरह करते हैं, वैसा मत करना, क्योंकि उससे क्या होता है पता नहीं चलता है कितने पॉइंट्स लिखे हैं। 1 2 3 में फटक से पता चलता है कि बच्चे ने 6 पॉइंट्स लिखे हैं या 7 पॉइंट्स लिखे या 8 पॉइंट्स लिखे हैं। ABC में क्या होता है कि वो क्लिक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। F मतलब 5 पॉइंट लिखे कि 6 पॉइंट्स लिखे, G मतलब कितना हो गया। तो वैसा मत करना, स्टार्स वगैरह रोमन 1 2 3 या ABC मत लिखो, पॉइंट्स हमेशा 1 2 3 में ही होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बोला कि 7.5 मार्क क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 7 से 8 पॉइंट लिखने हैं, और शॉर्ट नोट्स के लिए आप लोगों को क्या करना है, 5 से 6 पॉइंट्स लिखने हैं। आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स आते हैं, इसके लिए आपने बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा, आपका टाइम चला जाएगा और दूसरे क्वेश्चन के लिए आप टाइम नहीं दे पाओगे। अपना एम रखना कि आपको टोटल 100 मार्क का पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको बताया है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो लाइन कैसे लिखा हुआ है वो समझो और फिर उसमें से आंसर पिकअप करने की कोशिश करो। इस तरीके से आपको ये पेपर जो है इसके बारे में स्टडी करना है, या किसी भी पेपर को जब आप स्टडी करते हो तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अननेसेसरी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे या मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मेरे को बताने वाला है कोई करके, ये सब चक्कर में न पड़ते हुए आप लोग बार बार वो चीज को थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने सब कुछ कंसाइज करके दिया हुआ है, आपको पूरा बुक पढ़ने के लिए वगैरह जरूरत नहीं है। सामने यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ आपको समझ के वहां पे एग्जाम के अंदर लिखना है। और जैसे मैंने आपको बोला कि जितना आप लोग उसको बार बार देखोगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में वो फिट होते जाएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को इसके बावजूद भी कोई अगर डाउट्स होंगे तो आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आप लोगों को उसके आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करना, यही मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा। थैंक यू। Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.